बताइए कि तनाव के प्रकार से आप क्या समझते हैं। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तनाव के स्रोत के बारे में बताइए। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तनाव के अर्थ को बताते हुए इसे परिभाषित करें। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एक टॉपिक को कवर किया, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक को आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले तनाव के अर्थ के बारे में देखते हैं। तनाव शब्द का मूल संस्कृत से लिया गया है। तनाव शब्द का जो मूल है ना, मूल शब्द यानी ये जो तनाव आया वह संस्कृत भाषा से ही आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तनना, या फिर इसको खिंचाव भी बोला जा सकता है। यानी तनना मतलब समझते हो, जैसे कि एक रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो वो तन रहा है दोनों तरफ से, और खिंचाव का मतलब दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है। आप इधर जाओगे कि उधर जाओगे समझ में नहीं आ रहा है, इसी को कहते हैं तनाव। आपकी माइंड में जो स्ट्रेस होता है ना कि आखिर मैं क्या करूं, इधर वाला काम करूं या फिर उधर वाला काम करूं, समझ में नहीं आता। आपके मन में जो डर है एग्जाम को लेकर या फिर क्वेश्चन आंसर की तैयारी को लेकर, समय नहीं है, तो ये क्या है, यही तो है तनाव। आप इधर करोगे कि उधर करोगे, कैसे करोगे, समय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं उसी को कहा जाता है तनाव। इसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहा जाता है। यह किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक संतुलन में उत्पन्न होने वाले दबाव या खिंचाव को दर्शाता है। तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति है, यानी तनाव क्या है, एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब हम किसी चुनौती, समस्या या दबाव का सामना करते हैं। जैसे कि किसी समस्या में अगर हम रहते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यार टेंशन हो रहा है, पता नहीं इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, तो ये एक तनाव है। अब कैसे निकलेंगे ये आपका माइंड ढूंढ रहा है, सवाल ढूंढ रहा है। तो ये एक सकारात्मक तनाव है, यानी आप उससे निकलना चाहते हो और अचानक उस चुनौती को आप कंप्लीट करना चाहते हो, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। इसलिए तनाव एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो तब होती है जब किसी चुनौती या फिर समस्या या फिर दबाव का सामना करते हैं और उससे निपटने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहा जाता है। और अगर आसान शब्दों में अगर इसे देखें तो तनाव वह स्थिति है जब हमारा दिमाग या शरीर खुद को असहज या फिर बोझिल महसूस करता है। हमारा दिमाग जब टेंशन में रहता है उसी को ही तनाव कहते हैं। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छी तरीके से इससे रूबरू हो, प्रैक्टिकली आपको पता है। तो यहाँ पर आपको अर्थ में पूरा लिखना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब यहाँ पर समझते हैं तनाव की परिभाषा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि अपने से दे देना है, तनाव की परिभाषा अगर लिखने के लिए बोलेगा, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। नंबर कम मिलेंगे, नंबर तो मिलेंगे, कम मिलेंगे। अच्छा नंबर कब मिलेगा, जब विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषा को आप लिखोगे। कम से कम मैक्सिमम 3 परिभाषा लिखना चाहिए, और अगर 3 नहीं आए तो 2, अगर 2 भी नहीं आए तो कम से कम 1 परिभाषा लिख दो भाई, काम चला हो जाएगा। लेकिन अगर 1 भी नहीं लिखोगे तो फिर वो समझिए कि आपका नंबर बहुत ही कम मिलेगा। तो तनाव की परिभाषा यहाँ पर पहले जो विद्वान है हंसे सिले, याद कर लीजिएगा प्रैक्टिस करके, इनका क्या कहना है तनाव के बारे में। तो जब भी परिभाषा लिखिएगा तो पहले विद्वान का नाम लिखिएगा हंसे सिले, और उसके बाद लिखिएगा के अनुसार। क्या लिखिएगा, के अनुसार। जैसे आप लिखिएगा के अनुसार, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है जैसे यहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद आप इनके बताए गए परिभाषा को लिखिएगा। पूरा परिभाषा जैसे जहाँ पर खत्म हो जाएगा फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दीजिएगा। यही तरीका होता है परिभाषा लिखने का। तो तनाव, इनके द्वारा क्या कहा गया है कि तनाव जीवन की उन परिस्थितियों से उत्पन्न प्रक्रिया है जो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक संतुलन को बाधित करती है। इनका मानना है कि जीवन की उन परिस्थितियों में उत्पन्न प्रतिक्रिया है, यानी एक परिस्थिति होती है हमारी लाइफ में और उसमें हमारे अंदर से एक प्रतिक्रिया होती है जो कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक संतुलन को क्या करता है, बाधित करता है, नुकसान पहुंचाता है और कहीं ना कहीं प्रभाव में डालता है। यह शरीर को अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। तो ये हो गया इनके द्वारा। देखिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप बोलिएगा कि इसको भी सिंपल भाषा में बता दीजिए ना सर, ऐसे नहीं होता है दोस्त, यहाँ पर आपको यही लिखना होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका लेजार्स के द्वारा, इनके द्वारा क्या कहा गया है तनाव के बारे में। तनाव वह स्थिति है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके पास उपलब्ध संसाधन या क्षमताएं उन मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी अगर जो चीज़ आप चाहते हो पाने के लिए वो चीज़ अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है जो उस पर डाली गई है। यानी यही चीज़ बोल रहा है, जो भी आप पाने की इच्छा रखते हो और उसको पूरा करने के लिए अगर आपके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्षमता नहीं होती, या फिर वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वही एक स्थिति ऐसी उत्पन्न करती है जिससे तनाव उत्पन्न होता है। हालांकि आपको यही पूरा लिखना है, अपने से नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए मैग्नस के द्वारा क्या बोला गया है। तनाव वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति है जो किसी बाहरी या आंतरिक चुनौती से उत्पन्न होती है। यानी इनके द्वारा क्या कहा गया है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति। मनोवैज्ञानिक मतलब माइंड से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड,
और शारीरिक स्थिति है, यानी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति है जो किसी बाहरी या आंतरिक चुनौती से उत्पन्न होती है। अब हम लोग यहाँ पर इसके प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए प्रकृति है क्या, प्रकृति का मतलब होता है कि ये किस टाइप का होता है तनाव। टाइप में बोलेंगे सर आप, टाइप का इंग्लिश प्रकार होता है। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे अगर आपसे पूछूंगा कि स्टूडेंट बहुत टाइप के होते हैं, हिंदी में अगर मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि अलग अलग प्रकृति के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो वो क्या हो गया, अच्छे प्रकृति के स्टूडेंट है। लेकिन अगर उसको कैटेगरी में बांटेंगे, प्रकार में, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट। तो टाइप में उसका नाम अलग हो गया, नेचर में उसका नाम अलग हो गया। नेचर का मतलब हो गया कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उस आधार पर हम उसका नाम देंगे। अगर बुरा स्टूडेंट है तो उसकी प्रकृति अगर बुरा है तो हम उसको बुरा स्टूडेंट बोलेंगे, लेकिन अगर उसको कैटेगरी में रखेंगे तो बोलेंगे वो थर्ड क्लास का स्टूडेंट है, मतलब प्रकार में। तो ये होता है टाइप और प्रकृति में। तो प्रकृति में वही चीज़ें तनाव में कैसे कैसे होते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं। मनोवैज्ञानिक मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड। जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती, असफलता या खतरे का अनुभव करता है तो उसका मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करता है। यानी जैसे कि कोई भी चुनौती उसको मिल गया, या किसी एग्ज़ाम का अगर उसको चुनौती मिल गया और उसमें वह असफल हो जाता है, या फिर रिजल्ट से पहले ही वह सोचने लगता है कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया था, तो इस तरीके से वह खतरे का अनुभव अपने माइंड में जब क्रिएट करता है, उसका मस्तिष्क उसको संकेत देना स्टार्ट करता है, तो यही प्रक्रिया का क्या कहलाती है, तनाव कहलाती है। और यही कौन सा नेचर का तनाव है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति का। व्यक्ति की सोच, भावनाएं और मानसिक स्थिति तनाव की प्रकृति को प्रभावित करती है। यह सकारात्मक या फिर नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी महत्वपूर्ण अवसर की तैयारी से उत्पन्न तनाव व्यक्ति को प्रेरित करता है, जबकि लगातार असफलताओं का डर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। समझिए ध्यान से। सकारात्मक कैसे होगा, जैसे कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, मोटिवेट अंदर से हो रहे हो, मन से सोच रहे हो अगर मुझे सरकारी जॉब मिल जाती है मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये एक सकारात्मक तनाव है, वो तनाव है रियल में, उससे आप प्रेरित होते हो। नकारात्मक तनाव क्या हो जाएगा, आप लगातार 10 बार जॉब फेल कर गए, जॉब के एग्ज़ाम में फेल कर गए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में फेल कर गए, तो उसमें पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, नेगेटिविटी दिखेगी कि आखिर मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, जिस कारण से क्या हो जाएगा, वो नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो ये हो गया सकारात्मक, जो मैंने आपको भी बताया, वो मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। नकारात्मक जो आपको पूरे तरीके से प्रभाव में डालेगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका जैविक प्रकृति। जैविक प्रकृति क्या होता है, तो देखिए तनाव एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, वहाँ हमने क्या देखा, मानसिक प्रतिक्रिया है। क्यों, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रकृति था। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है मन के विज्ञान के बारे में समझना, तो वो मस्तिष्क से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पर जैविक का मतलब क्या होगा, जीव, तो ये तनाव एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, समझे ना। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइट या फ्लाइट, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं लड़ो या भागो प्रतिक्रिया कहा जाता है। यह शरीर की स्वाभाविक प्रणाली है जो संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार होती है। वही सकारात्मक है, जैविक वाला यहाँ पर जो अभी बताया गया है लड़ो या भागो, ये एक सकारात्मक है। सकारात्मक में हम लोग क्या करते हैं, भाई हर हाल में हमें लड़ना है और हमें इतना तेज भागना है जिससे हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया जैविक में आ जाता है, शारीरिक में आ जाता है। तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन क्या होते हैं, निकलते हैं। जब भी हम लोग तनाव में रहते हैं तो ये अगर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये हार्मोन हृदय गति तेज कर देते हैं। जैसे कि आप लोग, आपके जो ऑफलाइन वाले कुछ टीचर होंगे, फिर मेरे वीडियो जो मोटिवेशन वाले वीडियो अगर आप देखते होंगे, तो उस समय क्या होता होगा, जब मैं आपको मोटिवेट करता हूँ आपके मन में तनाव उत्पन्न होता होगा, वाकई में मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, और धीरे धीरे आपके बॉडी में हीटिंग जैसी उत्पन्न होती होगी। जिनके मन में मेरी बातों का प्रभाव होता होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपका हृदय भी तेज होता होगा, क्योंकि बॉडी हीटिंग कब होती है, जब हार्ट बीट बढ़ता है या फिर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ता है और ऊर्जा आपकी तेज हो जाती है, आपके अंदर ऊर्जा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जैविक प्रकृति के होते हैं, शारीरिक भी। ठीक है, यदि तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यह शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब ये जो तनाव है, आप पढ़ाई कर रहे हो, रोज़ तनाव ले रहे हो कि यार मैं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे आपको शारीरिक रूप से नुकसान होगा। आपको माइंड को, स्ट्रेस को धैर्य रख के आपको डेली रूटीन अपनाना होगा। आप शुरू में मोटिवेट होइएगा, आप तनाव लीजिएगा कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा वाकई में, लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं सोचना है। आपको एक दिन तनाव लेना और सोचना है कि अब मैं रूटीन बना लेता हूँ, मैं 5 सब्जेक्ट या 5 पेपर या 6 पेपर पढ़ना है तो 2-2 घंटे में इसको बांट देता हूँ, बस 2-2 घंटे आपको पढ़ना है, रूटीन फॉलो करना है। किस किस चीज़ से आपके रूटीन में प्रभाव होते हैं, जैसे कि मोबाइल से या इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने से, तो वो सारी चीज़ों को मैं अभी एग्ज़ाम तक इग्नोर करूँगा। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे
तो आपको ज़्यादा दिन तक तनाव नहीं रहेंगे, वो एक मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा, सकारात्मक तनाव जिसे बोला जाता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक तनाव बना रहेगा तो फिर शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आगे देखिए, सामाजिक प्रकृति के भी तनाव होते हैं। तनाव सामाजिक परिस्थितियों और अपेक्षाओं से भी जुड़ा होता है। परिवार, काम और समाज की मांगें व्यक्ति पर अतिरिक्त दबाव डालती है। सामाजिक संबंधों में टकराव या असंतुलन भी तनाव का कारण बन सकता है। सामाजिक, मैं आपसे अगर बोलूं कि आप सिर्फ पॉइंट को समझो, यहाँ पर अगर मैंने जो आंसर लिखा है जरूरी नहीं कि यही छापना है। अपने दिमाग और भेजा से जो आंसर लिख सकते हो लिखो, क्योंकि आप भी इस नज़रिए से देख रहे हो, आप भी तनाव झेलते हो। जरूरी नहीं कि जो मैंने अपने दिमाग से यहाँ पर सेट किया है वही आपका दिमाग लिखेगा। हो सकता है मेरे से अच्छा आपके माइंड में डेवलप हो आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका क्या बन जाता है? पॉइंट्स को केवल और केवल समझना, बाकी आप खुद से एग्जाम में आराम से लिख पाओगे। तो देखिए, तीसरा पॉइंट अभी हमने क्या डिस्कस किया? सामाजिक प्रकृति। सामाजिक से रिलेटेड जो भी तनाव होते हैं वो सामाजिक प्रकृति के होते हैं। अब आपसे पूछता हूँ, आप अपने वीडियो को रोकिए और सोचिए कि समाज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होता है भाई, क्या क्या तनाव होता है, स्ट्रेस। अभी अगर बताओ तो दो तरीके का समाज होता है। एक जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल है, तो अगर उस समाज में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पर एक तनाव रहेगा कि सभी कोई पढ़कर अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये एक सामाजिक दबाव है। दूसरे प्रकार का सामाजिक माहौल कैसा होगा? जहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। तो उस समाज व्यवस्था में अगर आप रहते हो, उस मोहल्ले में रहते हो, उस माहौल में रहते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपको भी एक प्रेशर रहेगा। उसमें सामाजिक तनाव क्या बनेगा? समाज में लोग सोचेंगे कि यार ये क्या कर लेगा पढ़ के। मतलब वो ऐसा समाज है, एक कुएं के जैसा समाज है। और कुएं में क्या होता है? बहुत सारे मेंढक रहते हैं सामाजिक तौर पर। मेंढक को थोड़ी ना पता है कि कुएं के बाहर की लाइफ क्या है। तो उसी तरीके से अलग अलग सामाजिक व्यवस्था में अलग अलग तनाव व्यवस्था होती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। आप क्या सोचते हो, अपने माइंड को कंट्रोल करके कहाँ तक आप अपने आप को ले जाते हो, वो आप निश्चित तौर पर तय करोगे। यही आपको यहाँ पर बताया गया है कि तनाव सामाजिक परिस्थितियों और अपेक्षाओं से भी जुड़ा हुआ रहता है। समाज के लोग अगर अच्छे हैं तो भाई आपसे अपेक्षा अच्छा ही करेंगे, और अगर ख़राब है, पढ़ाई लिखाई वहाँ नहीं समाज में है, माहौल नहीं है, तो वो सोचेंगे, जैसे कि आपके रिश्तेदार में लोग अगर पढ़ाई नहीं कर रहे और अगर उनकी अगर बेटे जो है वो 10-12 हज़ार कहीं कमा भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में भी बोलते होंगे कि वो क्या कर लेगा पढ़ाई करके, या कर क्या रहा है। तो वो एक सामाजिक तनाव है जिसे आपको इग्नोर करना है, इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। इसी तरीके से परिवार में भी बहुत सारे तनाव होते हैं। परिवार में झगड़े होते हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति के कारण भी झगड़े होते हैं, काम काज को लेकर भी झगड़े होते हैं। काम का प्रेशर अगर आपके फादर्स को है या अगर आप भी काम करते हो, जैसे हमें भी प्रेशर है। हमें क्या प्रेशर है भाई? आपको क्वेश्चन सही तरीके से प्रोवाइड कराना, एडिटिंग वगैरह करवाना। तो इस कारण से मेरा माइक भी ख़राब हो गया है, इसका अलग तनाव है। तो ये भी काम का तनाव होता है। समाज की मांगें व्यक्ति पर अतिरिक्त दबाव डालती है। सामाजिक संबंधों में टकराव या असंतुलन भी तनाव का कारण बन सकता है। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत प्रकृति, यानी व्यक्ति के खुद के अंदर भी तनाव होता है। व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का अपना अलग अलग कुछ माइंड में स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, वो भी अलग तरीके से होता है। छोड़ो इसको, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी क्या है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया क्या बताऊँ मैं आपको, अभी आप किसी शादी ब्याह में चल जाओ, किसी फंक्शन या पार्टी में चल जाओ, या कहीं भी चल जाओ, अगर कोई फंक्शन में चल जाते हो, 99% नहीं, गलत, 100% जो लड़कियां हैं विदाउट मेकअप अगर चली जाएगी ना, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने रियल चेहरे से कहीं ना कहीं स्ट्रेस या फिर तनाव महसूस करती है, उसको डीमोटिवेट फील होता है, और जिस कारण से वो मेकअप करके अपने रियलिटी को छुपाकर, ठीक है, जो भी चीज़ है उसको वो दिखाना चाहते हैं। तो क्या ये सही है? क्या इससे वाकई में मोटिवेशन मिलता है? मात्र अगर कोई चीज़ 2 घंटे के लिए अगर मोटिवेशन देता है और वही चीज़ 2 घंटे के बाद आपकी असलियत बाहर आ जाती है, तो फिर वो क्या चीज़ का मोटिवेशन? वो तो एक तनाव है। तो मतलब मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट अपने चेहरे को लेकर भी व्यक्तिगत तौर से तनाव या फिर स्ट्रेस में रहते हैं। शारीरिक चेंजेस या फिर शारीरिक बदलाव के कारण तनाव में रहते हैं। कोई अगर विकलांग है तो भी वो तनाव में रहते हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का अगर आँख भी नहीं है, तो वो भी व्यक्तिगत तौर पर तनाव में रहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत प्रकृति के तनाव में आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आंसर को देख लेते हैं। तनाव का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह व्यक्ति की सोच, व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी, जो अभी मैंने आपको बताया कि अपनी पर्सनालिटी को मेकअप लगाकर निखारना, ये बिल्कुल गलत है। आपकी पर्सनालिटी अंदर से झलकनी चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ बोल रहे हो क्लास में
किसी अच्छी चीज़ मान के चलिए आप बोल रहे हो, आपके चेहरे से पसीना आ रहा है और आपके बोली में, आपके विचार में दम है, तो आपका चेहरा भले ही बिना मेकअप का हो, आपके चेहरे में भले ही पसीना आ रहा हो, आप बहुत खूबसूरत उभर कर आओगे, आप सबके नज़र में एक सम्मानित नज़रिए से दिखोगे। लेकिन आप मेकअप पूरा थोप के आए हो, आप बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हो, आपको बोलने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, तो क्या आपके मेकअप द्वारा आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो पाएगी? नहीं। यही तो है क्वालिटी जो आज के स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब है पर्सनालिटी को लेकर, अनुभव और स्थिति पर, ये सभी चीज़ों पर ये व्यक्तिगत प्रकृति निर्भर करती है। एक ही परिस्थिति किसी के लिए तनावपूर्ण हो सकती है या फिर अलग अलग परिस्थिति भी हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए प्रेरणादायक। अच्छा, ये भी बात समझिएगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को लेकर स्ट्रेस में रहते, तनाव में रहते, सोचते कि यार क्या करें नहीं समझ में आ रहा है, हटाओ छोड़ो नहीं पढ़ेंगे, एक दिन बचेगा उस दिन देख लेंगे, जैसे तैसे लिख के आ जाएंगे, पास तो करना है ही। और अगर गलती से पास भी हो जाते हैं तो फिर बिंदास रहते हैं। तो वो एक नकारात्मक है, नकारात्मक तनाव है। लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस लेते हैं, नहीं यार समय नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक एक करके सारे सिलेबस को कवर करते जाते हैं। वो सकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक, वो प्रेरणादायक तनाव है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, स्थिति आधारित प्रकृति। अलग अलग परिस्थिति या स्थिति के अनुसार भी क्या होता है, तनाव होते हैं। जैसे कि तनाव की प्रकृति परिस्थिति के आधार पर भी बदलती है। अचानक होने वाली घटनाएं, जैसे कि आप बहुत खुश हो, आप पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, किसी के बर्थडे पार्टी में हो, कहीं भी खुशी मना रहे हो, अचानक पता चला कि यार वहाँ पर दुर्घटना हो गया, अपने रिश्तेदार जो है उनका उस दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो। तो उस समय क्या आपके दिल पर बीतता है, आपके मन में क्या स्ट्रेस या फिर तनाव उत्पन्न होता है, तो वो अचानक होता है, यानी स्थिति के आधार पर होता है। या फिर अगर कोई बीमारी आपको लग जाए, अचानक आप टेस्ट करवाने गए कहीं पर और आपको पता चल जाए कि आपके अंदर बहुत ही घातक बीमारी है, आप सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसा हो सकता है। या फिर नौकरी छूटने का तनाव, आप कहीं पर भी काम करते हो, अचानक आपको उस काम से निकाल दिया जाता है, तो ये भी एक स्थिति के अनुसार तनाव उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाएं हैं। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अनुकूलनशील की प्रकृति। अनुकूलन, अब ये समझते हैं, तनाव एक अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा भी है। यह व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का अवसर देता है। मतलब जो तनाव है ना, वो हमको अनुकूल बनाता है। अगर हमारे अंदर तनाव उत्पन्न नहीं होगा तो हम प्रेरणा नहीं ले पाएंगे, यानी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, जिस कारण हम किसी भी परिस्थिति में सफल नहीं हो पाएंगे। तो तनाव एक अनुकूल परिस्थिति के नेचर के टाइप का भी है, ठीक है। सकारात्मक तनाव इसमें भी होते हैं, जैसे कि व्यक्ति को सीखने, पढ़ने या फिर आगे बढ़ने, यहाँ पर पढ़ने होगा या बढ़ने, जो भी होगा, पढ़ने और बढ़ने दोनों लिख दीजिएगा, पढ़ने या फिर बढ़ने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये अनुकूल की ओर हमें भेजता है। अनुकूल मतलब सही चीज़ में बदलाव। लेकिन नकारात्मक भी तनाव होते हैं, जिसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद जो 7 नंबर है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 8 नंबर पर आप डायरेक्ट आइए, क्योंकि उसको एडिट करना था, उसको हटाना था, वो कोई काम का नहीं था। 8 नंबर देखिए, समय आधारित प्रकृति का तनाव। तो तनाव का प्रभाव समय के साथ बदल सकता है। एक तो परिस्थिति के अनुसार हम लोग देखें, अलग अगर परिस्थिति हो जाएगी तो उस परिस्थिति में हमारा तनाव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अब समय के अनुसार देखते हैं, जैसे कि अल्पकालिक तनाव यानी कम समय वाले तनाव, यह अचानक आता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। और दीर्घकालिक तनाव, यह लंबे समय तक बना रहता है और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अब ये आप खुद में सोचिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तनाव होते हैं। हो सकता है मेरे अंदर जो छोटे छोटे जो तनाव उत्पन्न होते हैं वो तुरंत चले जाते, हो सकता है वही तनाव आपके अंदर में लंबे समय तक हो। तो वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे कि मेरा माइक ख़राब हो गया था, जो मैंने आपको कल या फिर परसों बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में। तो क्या मैं उसको लेकर स्ट्रेस में था? बिल्कुल था, लेकिन उतने लंबे समय तक नहीं था। फिर मैंने उसका थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग किया, उसका रिपेयर किया, जो भी प्रॉब्लम था, हालांकि उतना ठीक नहीं हुआ है। तो वो एक अल्पकालिक तनाव है। इसके बाद दीर्घकालिक तनाव, ये लंबे समय तक होता है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं ना, थोड़ा सा सबसे सटीक एक स्टूडेंट के लिए, और वो भी आपके एज वाले स्टूडेंट के लिए अगर मैं बताऊं, तो ब्रेकअप समझते हो ना, हाँ वही जो आप सोच रहे हो, ब्रेकअप, ये एक लंबे समय तक तनाव है। यानी इसमें अगर वो आपको नहीं मिला जिससे आप चाहते हो, तो ये लंबे समय तक तनाव उत्पन्न होता है। इसके बाद फिर आप अपने माइंड में सोच ही रहे हो कि वाकई में यार सच में ये बहुत बड़ा तनाव है। अब उस तनाव से आप नकारात्मक प्रभाव डालोगे अपने शरीर पर, या फिर उसको पॉजिटिविटी में लेकर मोटिवेट होकर संघर्ष करके आगे गर्दा उड़ाओगे, वो आप सोच सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं तनाव के प्रकार। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, खास करके एक्सप्लेन करने में मुझे घंटों लगते हैं। ये वीडियो एडिट होकर इतने कम समय में आप देख रहे हो, लेकिन मुझे घंटों लगते हैं इसको बनाने में। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि मुझे गुरु दक्षिणा भी नहीं मिल रही है। मैं तो आपसे पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर लाइक कर देते हो तो समझ लेता हूँ कि मुझे वो गुरु दक्षिणा के रूप में मिल रही है।
तो तनाव के प्रकार समझते हैं। देखिए यहाँ पर तनाव के प्रकार अलग अलग कैटेगरी के अनुसार है। तनाव के प्रकार अगर मैं चाहता तो इस तरीके से, पहला कि अल्पकालिक तनाव, दूसरा दीर्घकालिक तनाव, तीसरा सकारात्मक तनाव, चौथा नकारात्मक तनाव, पांचवा शारीरिक तनाव, फिर मानसिक तनाव, फिर सामाजिक तनाव, फिर आर्थिक तनाव, फिर कार्यस्थल तनाव, फिर भावनात्मक तनाव। इस तरीके से हम सभी क्रिएट कर देते और टोटल 7-8 बता देते। लेकिन मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा तनाव किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी है वो है अवधि यानी समय के आधार पर तनाव कितने प्रकार के होते हैं। तो एक पहला अल्पकालिक, दूसरा दीर्घकालिक होता है। तो अल्पकालिक तनाव अभी हम पढ़ चुके हैं। तो यह तनाव अस्थायी और तीव्र होता है, यानी ये कोई फिक्स नहीं होता है, अचानक आता है और तुरंत चल जाता है बहुत तेज़ी से तीव्र अवस्था में। इसके बाद यह आमतौर पर किसी अचानक परिस्थिति जैसे कि एक महत्वपूर्ण परीक्षा या फिर प्रस्तुति या फिर दुर्घटना के कारण उत्पन्न होती है और फिर चली भी जाती है। इसके लक्षण क्या है, तो दिल की धड़कन तेज़ होना। वाकई में एग्ज़ाम सुनकर आपकी धड़कनें भी तेज़ होती है। आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो, फिर एग्ज़ाम लिख कर आते हो, उसके बाद आराम से टेंशन फ्री होते हो, अरे जो भी लिखे चलेगा। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। पसीना आना, जैसे कि इसमें पसीना क्या होगा, जैसे कि अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है जैसे वाइवा, तो आपको लगता है स्ट्रेस आपके माइंड में होता है, अचानक पसीना आने लगता है, तो ये भी एक स्ट्रेस है। उसके बाद घबराहट, यानी आपके अंदर में घबराहट होने लगती है, कैसे दूंगा वगैरह वगैरह। तो यह आमतौर पर जल्दी समाप्त हो जाता है, हमेशा के लिए थोड़ी ना होता कि आपको 4 महीने तक पसीना आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। 4 महीने तक घबराहट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जल्दी समाप्त हो जाने वाला और शरीर सामान्य स्थिति में लौट आती है। चलिए आगे आप देख लेते हैं अगले टाइप का अवधि वाले प्रकार में दीर्घकालिक तनाव। यह जो है वो तनाव लंबे समय तक बना रहता है और व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। लंबे समय तक टेंशन में रहोगे ना, वाकई में आपके दिमाग को भी डैमेज करेगा और बॉडी को भी, शरीर को भी। इसके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि हृदय रोग भी हो सकता है, हार्ट बीमारी हो सकती है। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, हिंदी में अवसाद बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा डिप्रेशन का इंग्लिश क्या होता है, सॉरी हिंदी क्या होता है। डिप्रेशन इंग्लिश है, इसका हिंदी अवसाद होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन में जा सकते हो और चिंता में भी जा सकते हो। तो ये लंबे समय के तनाव में होता है। इसके बाद देखिए अब हम लोग अगले कैटेगरी में आते हैं प्रभाव के आधार पर। तो एक सकारात्मक तनाव होता है और नकारात्मक तनाव होता है। सकारात्मक तनाव आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो, यह व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक समझते हो, मोटिवेशन ले रहे हो, ऐसा तनाव ले रहे हो ताकि आप एग्जाम में सक्सेस हो जाओ। उदाहरण के लिए नए प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का दबाव, या फिर समय पर एग्जाम की तैयारी करने का दबाव, शादी या फिर नई नौकरी की तैयारी के लिए दबाव। ठीक है, ये जो प्रेशर होता है, तनाव होता है, और यह क्या करता है, आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके अंदर ऊर्जा भर देता है। चलिए आगे देख लेते हैं नकारात्मक तनाव। तो ये भी आप जान चुके हो, यह तनाव व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, इसके बाद जब व्यक्ति लगातार चिंता या भय और असफलता का अनुभव करता है तो यह तनाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप थकान, चिंता और अवसाद हो सकता है। तो ये हो गया नेगेटिविटी वाले। अब हम लोग प्रभाव के आधार पर देखिए, अब हम लोग कारण के आधार पर तनाव को देखते हैं। तो देखिए पहला है शारीरिक तनाव। तो यह शारीरिक समस्याओं से रिलेटेड होता है, जैसे कि थकावट के कारण होता है, या इसके अलावा बहुत सारे रीज़न है। बहुत ज़्यादा काम अगर आपको करना पड़ रहा है एवरीडे, तो उस कारण से भी आपके माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न होंगे। तो शारीरिक रिलेटेड जितने भी है वो शारीरिक तनाव में आ जाएंगे। आप अपने से भी लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए मानसिक तनाव, ये जो है यह भावनाओं और विचारों से संबंधित होता है। अब इसमें जैसे कि आपका नकारात्मक सोच, याद रखिए अगर आप विद्यार्थी और संघर्ष करना चाहते हो, विद्यार्थी छोड़ो यार, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप संघर्ष करना चाहते हो, सक्सेस करना चाहते हो किसी भी चीज़ में, तो ये जो है ना, ये बंदा नकारात्मक सोच वाला कभी सक्सेस नहीं होगा। नेगेटिविटी बहुत ख़राब चीज़ होती है। इसके अलावा आत्मसंदेह, मतलब अपने आप में सोच रहे हो कि मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कभी भी मत सोचना अपने आप को। विद्यार्थी जितने भी हो, अपने आप को कभी भी संदेह मत करना, अरे यार मेरा चेहरा ख़राब है, अरे यार मेरा बॉडी ख़राब है, अरे मेरी आवाज़ ख़राब है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी चीज़ अगर आप अपने अंदर में सोचोगे ना तो कभी नहीं होगा। मैं आज यहाँ पर हूँ, कोई ये छोटा मुकाम नहीं है। एजुकेशन चैनल में अगर मैं यहाँ पर हूँ, ये कोई भी छोटा मुकाम नहीं है। आज लाखों लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, चाहे वो पढ़ाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, लेकिन सक्सेस कौन करते हैं? लगभग 5 से 4%। अगर मैं ये चीज़ सोच लेता 10-12 वीडियो में, तो क्या मुझसे हो पाता? नहीं हो पाता। यानी आत्मसंदेह तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रिश्तों में समस्याएं, जैसे कि रिश्तों में जो भी समस्याएं हो जाती है, ये भी एक मानसिक समस्या है। आगे देखिए लक्षण इसके क्या हो सकते हैं, चिंता हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हो, आपको गुस्सा भी आ सकता है। अब आते हैं सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव, अच्छा अभी आप गौर कर रहे होंगे यार आप रिपीटेड चीज़ बता रहे हो। तनाव ऐसा चीज़ ही है ना, हर चीज़ रिपीट होगा। अभी मैं आपको आगे मार्गदर्शन बताऊँगा, परामर्श बताऊँगा, उसमें देखिएगा कि उसमें भी वही चीज़ है। मैं आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करके दे रहा हूँ ना, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, और अगर इसमें कोई फेल होगा ना तो फिर भाई आप वाकई में पूरे तरीके से तनाव में हो।
चलिए, तो सामाजिक तनाव क्या हो जाएगा? जो सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, जैसे कि यह सामाजिक परिस्थितियों और दबाव के कारण होता है, जैसे कि इसमें आर्थिक समस्याएं आती है या फिर बहुत सारी सामाजिक अपेक्षा होता है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। उस कारण से जो तनाव उत्पन्न होते हैं वो सामाजिक तनाव में आते हैं। यानी वहाँ जो आंसर बताया इससे पहले, वहाँ वही चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, सीधा ठोक देना है। चलिए आगे देखिए, आर्थिक तनाव। आर्थिक तनाव में क्या है कि यह धन की कमी या वित्तीय जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आपके पास पैसे कौड़ी की कमी आ जाती है तो आपके माइंड में जो तनाव उत्पन्न होता है तो इसी कैटेगरी में है। या फिर अगर किसी बड़े सेक्टर में अगर आप काम करने के लिए जाते हो और वहाँ पर आपको पैसे से रिलेटेड, अकाउंटेंट से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। तो ये हो गया आपका आर्थिक तनाव। आगे देखिए, कार्यस्थल तनाव। तो यह नौकरी या कार्यस्थल से संबंधित होता है। 8 घंटे का काम कभी आपने किया नहीं और अचानक 8 घंटे का काम कर रहे हो तो आपके माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न होगा। या हो सकता है अत्यधिक कार्यभार, वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। या फिर सहकर्मियों के साथ अच्छा मेल मिलाव नहीं है, टकराव उत्पन्न हो रहा है। या फिर लक्ष्य की प्राप्ति का दबाव, आपका जो स्टेज है काम करने का, जो पोस्ट है उससे अगले पोस्ट में जाना चाहते हो तो उसका भी दबाव। तो ये सारा हो जाएगा कार्यस्थल तनाव। चलिए आगे देखते हैं, भावनात्मक तनाव। देखिए, सबके शब्द में ही छुपे हैं आंसर। भावनात्मक मतलब भाव से रिलेटेड, इमोशनल स्ट्रेस। अब ये मैंने अलग से ऐड किया आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रील वगैरह देखते हो ना, और अपने आप को क्या बोलते हो उसको, जज्बाती में ले आ जाते हो, स्ट्रेस हो जाते हो, तनाव उत्पन्न हो जाता है, यार वो कैसे कर सकता है। और अगर मोटिवेशन रील देख रहे हो, एकदम खतरनाक म्यूजिक है, तो ऐसा आपको लगने लगता है कि वाह कल तो हम फाड़ देंगे। एयरफोन को खोलते हो कान से, उसके बाद फिर सब खत्म गया। तो वही चीज़ है भावनात्मक तनाव। यानी यह भावनात्मक कठिनाइयों के कारण होता है, जैसे कि ब्रेकअप। ये मैंने अपने से डाला है तो ये रियल में लिख दीजिएगा, टेंशन की बात नहीं है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में होता है, ये अलग रिश्तों में भी ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? रिश्तों में टकराव उत्पन्न होना। तो वही चीज़ है, किसी प्रियजन की मृत्यु, जो आपके लिए प्रिय है उसकी मृत्यु हो गया तो फिर आप वाकई में भावनात्मक तरीके से स्ट्रेस में चले जाओगे। और साथ ही साथ असफलता, यानी बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो प्रमोट हुए ना, वो रियल में तनाव में हैं, अभी भी हैं, थोड़ा बहुत उभर कर निकल चुके हैं। और मैं उन्हें तनाव से निकालने का हर वीडियो में प्रयास करता हूँ। पिछले चीज़ों को सोचकर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आगे सोचना है कि आगे क्या करना है, वही मैं आपको करवाना चाहता हूँ। आगे देखिए, अब हम लोग सीधा स्रोत की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रकार समझ गए होंगे। वीडियो लंबा है लेकिन आराम से देखिए, कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस ही पढ़ रहे हैं। तनाव के स्रोत। अब स्रोत क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, हिट यानी गर्मी का क्या स्रोत है? आप ज़रा कमेंट में बताइएगा जो पढ़ रहे हैं। तो गर्मी के स्रोत क्या है? आग है, ठीक है। इसके अलावे क्या है स्रोत? सूर्य है, सूर्य के किरण है जिससे हमें गर्मी मिलती है। तो इस तरीके से गर्मी के जो स्रोत है, कहाँ से वो चीज़ हमें मिल रही है, तो तनाव हमें कहाँ से मिल रही है, तो ये भी घूम फिर कर वहीं आ जाता है। सभी का आंसर एक ही जगह पर घूम रहा है भाई, ऐसे गोल चक्कर जैसा। तो यानी कहाँ से मिल रहा है? जैसे समाज से मिल रहा है, सामाजिक व्यवस्था का स्रोत हो गया तनाव। परिवार से मिल रहा है, पारिवारिक व्यवस्था से हमें मिल रहा है वो तनाव। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं स्रोत भी जो है वो तनाव के आपको वही कैटेगरी के मिलेंगे जो कैटेगरी का आपका नेचर था। तो देखिए, व्यक्तिगत समस्याएं, तो ये भी एक स्रोत है। जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं। स्वास्थ्य समस्याएं का मतलब आपके शरीर में किसी तरीके से स्वास्थ्य में दिक्कतें होने लगी तो उस कारण से आप तनाव में जा सकते हो। कोई बीमारी आ गया तो इस कारण से आप चिंता में पड़ सकते हो, स्ट्रेस ले सकते हो। आत्मसम्मान की कमी, बिल्कुल सही। जैसे कि अगर आप कहीं पर भी महसूस करते हो गलत, जैसे विद्यार्थी के लाइफ में, तो इसका स्ट्रेस कभी लेना ही नहीं चाहिए। आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि यार 4 गो स्टूडेंट हमको इंसल्ट कर दिया, मुझ पर हंस दिया। हंसने वाले हंसते रहते हैं क्योंकि उनका काम ही है हंसी और मजाक उड़ाना, क्योंकि उनका काम ही है भीड़ में रहकर तालियां बजाना। और जो बर्दाश्त करके रहते हैं, अपने काम को सक्सेस की ओर ले जाते हैं, वो स्टेज में खड़े होकर सारा कुछ करते हैं। तो वही चीज़ है, आत्मसम्मान के बारे में आपको उतना सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी तनाव आता है जो आत्मसम्मान की कमी के कारण होता है। आपकी वैल्यू कोई नहीं दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा है, तो इस कारण से भी क्या होता है कि आपके माइंड में तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये सारे व्यक्तिगत समस्याएं में आ जाएंगे। आगे देखिए, दूसरा पारिवारिक मुद्दे। पारिवारिक मुद्दे में क्या होता है? जैसे कि विवाह या फिर संबंधों में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, विवाह में समझते हो हस्बैंड वाइफ में, या फिर जो भी परिवार में जो समस्याएं होती है, रिश्तों में जो भी दरारें आती है, पति पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विवाद, ये आ गया इसी के कैटेगरी में। यानी ये स्रोत है, यानी इन जगहों पर से क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। बच्चों की जिम्मेदारियां अगर आपके अंदर में आ जाती है, उसकी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, भविष्य की चिंता, ये भी एक स्ट्रेस उत्पन्न करता है। परिवार में बीमारी या फिर किसी की मृत्यु,
इसके बाद आगे देखिए, कार्यस्थल का तनाव मतलब काम का दबाव, समय सीमा, अधिक काम करना, प्रदर्शन की उम्मीदें रखना, सहकर्मियों के साथ टकराव, नौकरी की असुरक्षा, छटनी या भविष्य की अनिश्चितता। यानी अगर आप कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको स्ट्रेस आ रहा है कि पता नहीं मैं छट जाऊंगा या सेलेक्ट होऊंगा, तो ये कार्यस्थल का तनाव है। मैं आपको बता दूं, ये रिपीटेड है सारा कुछ। आर्थिक तनाव, ठीक है, तो ये ऋण या फिर कर्ज का दबाव, आर्थिक समस्या से रिलेटेड जो भी तनाव उत्पन्न होते हैं, आमदनी और खर्चा से रिलेटेड जो भी तनाव होते हैं, या फिर भविष्य की वित्तीय योजना का अभाव। भविष्य में अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है, उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए आप तनाव ले रहे हो, कैसे वो जमा करेंगे। जैसे कि बहुत सारे घरों में जो बेटी की शादी होती है तो बाप जो तनाव महसूस करता है कि उसकी शादी कैसे करवाना है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक वित्तीय तनाव है, ठीक है, यानी आर्थिक तनाव। अब आते हैं 5 नंबर पर, सामाजिक तनाव। ये खुद से लिख दोगे यार, यानी प्रतिस्पर्धा का दबाव, दूसरों के साथ तुलना करना। हाँ, ये बताना जरूरी था। सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए, माँ बाप क्या करते हैं, किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं। समाज में अगर वो समाज पढ़ा लिखा नहीं हो और वहाँ के लोग अपने बच्चे को बचपन में ही भेज रहे हैं काम करने के लिए, तो पढ़े लिखे घर में क्या होता है, उनसे तुलना की जाती है। ये बहुत ही घटिया आदत है। पढ़ाया लिखाया किसने, माँ बाप ने, और फिर आप तुलना कर रहे हो। जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा होकर सक्सेस करेगा तो फिर आप ही सबसे पहले नाम के लिए आगे बढ़ोगे। तो अगर आपका लड़का या फिर लड़की पढ़ने में सक्सेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें मोटिवेट करें, ना कि सामाजिक तौर पर उसे तुलना करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। सामाजिक, इससे क्या होता है, सामाजिक दबाव उत्पन्न होता है, तनाव होता है। सामाजिक अपेक्षा, वही चीज़ है, समाज में स्वीकृति पाने की कोशिश करना, एकांत या फिर अकेलापन। चलिए आगे देखिए, पर्यावरण के कारण। जी हाँ, पर्यावरण के कारण भी तनाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि शोरगुल ज़्यादा है, प्रदूषण है, दैनिक यात्रा का तनाव, दिनचर्या में अगर आप आना जाना कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से वहाँ अगर आना जाना ज़्यादा हो रहा है तो इस कारण से भी तनाव उत्पन्न होगा। आपको रोज़ दिल्ली से बम्बई, बम्बई से दिल्ली वगैरह, इस राज्य से उस राज्य में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इससे भी क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। खराब रहने की स्थिति, तो ये सारा कुछ आएगा पर्यावरणीय कारण। अब आते हैं जीवन की बड़ी घटनाएं। तो जीवन की बड़ी घटनाएं जैसे कि तलाक, वाकई में ये जीवन की बहुत बड़ी घटनाएं हैं। एक तलाक कई परिवारों को बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो लाइफ में अगर आप विवाह कर रहे हो ना, तो विवाह करने से पहले चाहे लड़का चाहे लड़की हो, 1,00,000 बार सोचना, हम जिस बंधन में बंध रहे हैं वो एक जन्म के लिए नहीं है, 7 जन्म के लिए है। यानी हम हमेशा हमेशा के लिए उस बंधन में बंध रहे हैं, तो उसको तोड़ने की कोशिश कभी भी किसी भी परिस्थिति में मत करना, वरना आपके साथ साथ कई परिवार को बर्बाद कर देती है। तो ये तलाक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण से तनाव उत्पन्न होते हैं। नौकरी बदलना या खोना, नई जिम्मेदारियों जैसे शादी या फिर माता पिता बनना, इस कारण से भी तनाव उत्पन्न होते हैं। इसके बाद 8 नंबर, अनिश्चितता और नियंत्रण की कमी, यानी भविष्य की चिंताएँ। यानी भविष्य की चिंता कर रहे हो कि हमारे भविष्य में क्या होगा, इस पर स्पष्टता का अभाव, पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा। अरे आप भविष्य के बारे में सोच ही क्यों रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उसको रेगुलर करते रहिए, भविष्य आपका खुद ब खुद उज्जवल होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दबाव, जैसे कि अचानक आपको एक खास निर्णय लेना है, इधर जाए या फिर उधर जाए, तो वहाँ भी तनाव उत्पन्न होते हैं। अगर इधर जाओगे तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज, इधर जाओगे तो फिर आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज। तो ये भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का भी दबाव वाला टेंशन होता है। अब आपका ये पूरे तरीके से यूनिट खत्म हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी आप अपने से निष्कर्ष लिख सकते हो कि हर व्यक्ति तनाव को अलग अलग तरीके से महसूस और प्रबंधित करता है। इसके समाधान के लिए तनाव के स्रोत को पहचानना, यानी कहाँ से ये तनाव आ रहा है, परिवार की तरफ से, सामाजिक की तरफ से, या फिर कार्य व्यवस्था से, या कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, पहचानना, और उसे कम करने की रणनीति बनाना भी आवश्यक है। तो चलिए यूनिट 2 को सबसे पहले कवर करते हैं। ये जो पहला टॉपिक है, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव, यानी हमारे शरीर में तनाव के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अगर आप तनाव लेते हो तो उससे आपके बॉडी में क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है कि मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है तनाव का, यानी तनाव से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर इन दोनों के उपाय भी आपको जानना है। ये यूनिट 2 में है, तो इन सभी को कवर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यूनिट 2 के हिसाब से पहला जो टॉपिक है, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव। तो तनाव का प्रभाव केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता है। जैसे हम लोग अक्सर क्या मानते हैं, अरे टेंशन हम दिमाग से लेते हैं, तो ये जो है ना वो दिमागी बीमारी है, यानी मानसिक तौर पर ही हमें इफेक्ट पहुंचाती है, प्रभाव डालता है, प्रॉब्लम में डालती है। लेकिन गलत, अगर आप देखोगे ज़्यादा तनाव अगर आप लोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और उसके साथ साथ बहुत सारे शारीरिक बदलाव भी आपके अंदर आएंगे। जैसे आपको कमजोरी जैसा लगने लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम शरीर में भी होते हैं, अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो यह मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। लंबे समय तक तनाव रहने से शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली बाधित हो सकती है। अगर आप
एक हफ्ता तक आप टेंशन में हो, मान के चलिए आपका एग्जाम में नंबर कम आया और आप तनाव में हो एक हफ्ता तक। एक हफ्ता बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 5 दिन 4 दिन भी अगर तनाव में गुजारोगे या 3 दिन भी गुजारोगे तो वाकई में बता रहे हैं आपके शरीर के जो भी कार्य प्रणाली है उसमें बाधित होगी। यानी आप अच्छे से खा नहीं पाओगे, आपके शरीर में भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, आप सही से सांस नहीं ले पाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होगी। इसके प्रमुख मुख्य जो प्रभाव है वो हम लोग नीचे यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर पर क्या आपका हृदय रोग। देखिए अगर तनाव में रहते हैं ना लोग अक्सर, या अचानक तनाव में आते हैं, अचानक उनके माइंड में किसी खबर को लेकर टेंशन आ जाता है, तो वाकई में बता रहे हैं उनके शरीर में सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रभाव होता है, वो हृदय रोग, जैसे कि हार्ट अटैक, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यानी तनाव के कारण हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और रक्तचाप बढ़ता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हृदय रोग या स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक का मतलब समझते हो, जैसे कि हमारे माइंड में आपको पता है कि बहुत पतला पतला नस होता है, बहुत छोटे छोटे बारीक नस होते हैं, और उसमें क्या होता है अगर ज़्यादा तेज़ी से हमारा रक्तचाप होगा, यानी ब्लड तेज़ी से बहेगा नसों में, तो जो कमज़ोर नसें होती है माइंड में, दिमाग में, हो सकता है कि वो नस फट जाए और इस कारण से अंडर ब्लीडिंग हो सकता है। यानी आपके माइंड के अंदर में क्या हो सकता है, ब्लड चारों तरफ फैल जाएगा और जम जाएगा, जिस कारण से ये स्ट्रोक बीमारी हो जाएगी और आपका वहीं पर मृत्यु हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम तनाव के कारण होती है। आगे देखिए दूसरा नंबर, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना है। इम्यूनिटी सिस्टम यानी जो आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है। देखिए एक ऐसा व्यक्ति है जो दवाई खाकर सर्दी बुखार या फिर वगैरह बहुत सारे जो नॉर्मल बीमारी है उसको ठीक करते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जो ये सब दवाई वगैरह नहीं खाता है और धीरे धीरे वह खुद ब खुद अपने बॉडी से उसे ठीक करता है, सर्दी जुकाम वगैरह जो भी चीज़ें होती है। तो जो भी अपने से ठीक करता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम या फिर इम्यूनिटी शक्ति बहुत ही तेज होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर जिसकी इम्यून सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम में अगर कमजोरी आती है, इसकी शक्ति कम होती है, तो उसको भाई दवाई खाना ही पड़ेगा, बिना दवाई खाए उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। आप लोग अक्सर देखे होंगे जब भी आप टेंशन में रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, बुखार लगना, तबीयत खराब हो जाना, वो टेंशन से होता है। माथा दर्द देना या फिर पेट दर्द देना, पेट में गैस हो जाना, एसिडिटी होना, ये सारी चीज़ें किसके कारण होती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर। और ये कौन करता है, तनाव करता है। यानी लगातार तनाव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ सकता है। रोग प्रतिरोधक इसी का हिंदी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए पाचन समस्याएं। आप खा रहे हो, आप तनाव में हो, तो बोला जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जैसे हम खाना खाते हैं ना, भोजन खाते हैं ना, उस समय मोबाइल या टीवी या किसी भी ख्यालात में नहीं रहना चाहिए। पूरी तरीके से भोजन पर ही फोकस करना चाहिए। यहाँ तक कि कई धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि खाते समय हमें ऐसे चीज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा जो माइंड है वो भोजन के स्वाद पर ना होकर सीधे दूसरे चीज़ों में हम लोग स्ट्रेस ले जाएं, यानी हम लोग तनाव में चल जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे माइंड से भी कुछ चीज़ें निकलती है, कुछ हार्मोन्स निकलती है, जिससे भोजन पचाने में या फिर भोजन के अंदर जो भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर में जाने में सहायता करती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में तनाव रहेंगे तो अच्छे से हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम लिखा गया, यानी ये भी प्रभाव होता है तनाव के द्वारा। यानी तनाव पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है, जिससे पेट दर्द, अल्सर, अपचन और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट देखिए नींद की समस्याएं। जी हाँ, ये तो आपको बखूबी पता है, अगर आप तनाव में रहोगे, टेंशन में रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, रात भर चैन नहीं आएगा। यानी तनाव अनिद्रा या फिर नींद ना आने की समस्या पैदा कर सकता है, जो शारीरिक थकावट का कारण बनता है। इसके बाद देखिए 5 नंबर, मांसपेशियों का खिंचाव। यानी आपका पैर और हाथ और बदन दर्द स्टार्ट हो जाएगा तनाव के कारण। तनाव के कारण मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो सकता है, विशेष रूप से गर्दन और पीठ में दर्द। आप लोग अक्सर देखे होंगे जब भी आप तनाव में रहते हो, ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो आपका जो गर्दन वाला जो मांसपेशी है और जो पीठ वाला है वो बहुत ही तेज़ी से दर्द देना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका वजन बढ़ना या फिर घटना। इसकी जानकारी हमें नहीं थी, मैंने इसके आंसर में देखा और आज ही मुझे पता चला तनाव से वजन बढ़ता भी है। घट तो सकता है, हम जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीमारियां होती है, शारीरिक इफेक्ट होते हैं, जिस कारण से बॉडी पर प्रभाव डालेगा तो भाई वजन घटेगा, लेकिन बढ़ेगा कैसे ये हमें पता नहीं था। तो तनाव से भूख कम भी और ज़्यादा भी हो सकता है। यानी अगर आप टेंशन में रहते हो, यानी कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो तनाव में क्या करते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। अब पता नहीं ये किसी के साथ अगर होता होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, खाना खाते हैं, यानी भूख उनका बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, जिससे वज़न असामान्य रूप से बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। वाकई में अगर देखा जाए तो 99% यही चांस होता है कि लोग तनाव में भोजन उनको खिलाता नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता, कितनों स्वादिष्ट भोजन सामने रखा है फिर भी टेंशन में खाते नहीं है, पीते नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों इफेक्ट है, ठीक है। अब समझते हैं जब शारीरिक प्रभाव हो जाएगा तनाव के कारण, तो इसके निपटारे के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं।
वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो भी स्टूडेंट अगर व्यायाम नहीं करते यानी एक्सरसाइज, अभी ठंड का मौसम है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट हो गए या फिर पेरेंट्स हो गए, जो भी है, क्या करते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं, क्योंकि अभी वातावरण साफ़ रहता है, बारिश वगैरह नहीं होती है, तो टहलना ज़रूरी है, दौड़ना ज़रूरी है। अगर आप डेली लाइफ में दौड़ोगे नहीं, टहलोगे नहीं, खेल कूद भी नहीं करोगे, आप हमेशा किताबों में भी इन्वॉल्व नहीं रहिएगा। खेलना भी ज़रूरी है, टहलना भी ज़रूरी है। हालांकि आप उतना बातें मत कीजिए दोस्तों के साथ समूह में, लेकिन खेलिए ज़रूर। क्रिकेट खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, इधर उधर दौड़ लीजिए, वो ठीक है, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेगा और वही माइंड पूरे बॉडी को कंट्रोल करके बॉडी को भी डेवलप करेगा। तो देखिए, नियमित रूप से योग, मेडिटेशन और व्यायाम करने से तनाव हार्मोन, यानी जो तनाव होता है उस समय का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, यह कम निकलने लगता है। यानी जैसे हम लोग अगर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, इससे क्या होता है, जो तनाव हार्मोन होते हैं, टेंशन जो देता है ना, जो लिक्विड टेंशन देता है, उसी को बोला गया है कॉर्टिसोल, वो निकलना कम हो जाएगा। अब जब निकलना कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने दिमाग और शरीर को मजबूत बना रहे हैं हर चीज़ से, तो ये काम जरूर कीजिएगा। यह शरीर और मन को शांत करने में मदद करता है। हालांकि मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बता रहा हूँ, लेकिन आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा उपाय देखते हैं कि क्या करना चाहिए। संतुलित आहार ले। संतुलित समझते हो, यानी संतुलन बनाए रखना है आहार में। आहार का मतलब जो चीज़ आप खाते हो। लेकिन आज के जो स्टूडेंट है या फिर जनरेशन है, वो कभी भी संतुलित आहार नहीं लेते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो लॉज वगैरह में रहते हैं, अभी भी वो फास्ट फूड खा रहे होंगे। हालांकि आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन खाकर आप रूम में आए होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो वो जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, वाकई में वो शरीर के लिए, चवन्नी भर के लिए भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप दुनियावी रौनक में या फिर चकाचौंध में वो चीज़ खा लेते हो, या फिर कोई पेप्सी ड्रिंक वगैरह जो भी चीज़ होती है, इसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे, यहाँ पर है, इफेक्ट पहुँचाता है। तो वो सारे चीज़ें आप दोस्तों के डिमांड या फिर चकाचौंध या फिर एडवर्टाइजमेंट के कारण आप पी लेते हो, लेकिन वाकई में बता रहे हैं वो सारा कुछ इफेक्टेड होता है बॉडी में। तो उसी तरीके से ताज़े फल आपको लेना चाहिए, सब्जियाँ, अनाज और प्रोटीन युक्त आहार ले। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन चीज़ों को ही खाना चाहिए। आज से तकरीबन कई हज़ार लाख साल पहले जब आदि मानव यहाँ पर धरती में आए थे, उस समय वो क्या करते थे, मांस खाते थे, या फिर वह शिकार करते थे और मांस खाने के बाद फिर जंगल के जितने भी फल फूल वगैरह जो भी चीज़ होते थे उसको खाते थे। तो कहीं ना कहीं वो चावल कम खाते थे और गेहूँ कम खाते थे, यानी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें वो कम खाते थे, प्रोटीन विटामिन वाली चीज़ें वो ज़्यादा खाते थे। इसलिए उनकी हाइट भी ज़्यादा थी, उनके बॉडी में ताकत ज़्यादा थी। हालांकि दिमाग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दिमाग भी डेवलप होता गया, क्योंकि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, हम लोग प्रोटीन को छोड़ चुके हैं, विटामिन को छोड़ चुके हैं, ड्राई फ्रूट को छोड़ चुके हैं, और हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की मात्रा वाली चीज़ें हम लोग ज़्यादा खाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे बॉडी को पूरे तरीके से इफेक्ट पहुंचाती है, जिसे हमें नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। लिमिट के अनुसार ही हमें भोजन, चावल या फिर रोटी खानी चाहिए। प्रोटीन जितना मन करे उतना लेना चाहिए। जंक फूड और कैफ़ीन, कैफ़ीन किसे कहते हैं, तो कैफ़ीन कई पीने वाले पदार्थों जैसे कि कॉफ़ी, चाय या फिर जो ठंडे जो ड्रिंक होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक और ऊर्जा पेय, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। और साथ ही साथ चॉकलेट में भी कैफ़ीन पाया जाता है। तो इससे बचे, क्योंकि यह तनाव को और बढ़ा सकता है, सीधा इफेक्ट पहुंचाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पर नींद पूरी करे। तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय मेरे पास भी है। हालांकि यहाँ पर भी पॉइंट्स है, लेकिन आप मेरे पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हो। बीती हुई चीज़ों को भूलने की आदत रखो। यानी कौन सी बीती हुई चीज़ें, जैसे मैंने वीडियो भी में अभी बताया, मैंने आपको पढ़ाया, अब इसे मत भूल जाइएगा। भूलना नेगेटिविटी चीज़ों को है। आप फेल कर गए, उसे भूल जाइए। आपको पास करना कैसे है ये सोचिए, इसके लिए आपको सोचना है। आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, आप उसे भूल जाइए, किसके साथ झगड़ा हुआ, आपको ये सोचना है कि अब हमें आगे क्या करना है। इसी तरीके से अगर आप हमेशा पॉजिटिविटी में अपने माइंड को रखिएगा, तनाव बहुत ही कम आपका आएगा। इसीलिए हर रात 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेनी चाहिए। सोने और जागने का नियमित समय बनाएं। आपको सोना कब है ये कुछ पता नहीं। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी जो रील वाला दुनिया है, मोबाइल वाला जो दुनिया है, 5G वाला जो दुनिया है ना, इस दुनिया में लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। हाँ, यानी रात को लगभग 2 बजे या फिर यहाँ तक कि 3 बजे तक जागते हैं। कौन? PUBG वाले। अब पता नहीं आप में से कोई हो सकते हैं। तो ये जो नियमित टाइमिंग है ना, ये आपका नियमित टाइमिंग नहीं है। आप अपने भविष्य को बर्बाद कर ही रहे हो, साथ ही साथ अपने बॉडी और अपने दिमाग को भी भ्रष्ट कर रहे हो पूरे तरीके से। आपकी जो IQ लेवल है ना, लोग कहते हैं PUBG खेलने से IQ लेवल बढ़ता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, उस महान वैज्ञानिक का पोस्टर लगवाइए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए भाई, किसने कहा?
उसके बारे में बताइए दुनिया को, ताकि लोग किताबों में उनके बारे में पढ़ेंगे और पबजी को भी पूरे तरीके से किताब में छपाई करेंगे, इसको प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे। ये निहायती आत्मघाती गेम है जो पूरे तरीके से दिमाग और शरीर को भी भ्रष्ट करता है। दिमागी गेम क्या है आपको पता है? मैथ वाले पजल होते हैं, पहेली वाले पजल होते हैं, एक से एक किताबें हैं पहेली वाली, उन सभी पहेली को सुलझाओ। बहुत ही खतरनाक पहेली होती है, तो उससे माइंड क्या होता है, डेवलप होता है। ना कि जो आप 2-3 बजे रात तक खेलते हो और नियमित सोने का जो समय है उसको अनियमित बना रहे हो, तो ये भी आपको सुधारना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन याद रहेंगे, बुरा आपको मानना नहीं है। आगे देखिए 4th नंबर, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। गहरी सांस कहने का मतलब है, जैसे अगर आपको गुस्सा आ जाता है, किसी से आप अगर लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतावले हो जाते हो, तो आप कोशिश कीजिएगा एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अगर जब भी आपको तनाव महसूस हुए तो उस समय आपको गहरी सांस लेकर आपको ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है, पॉजिटिविटी में सोचना है, नेगेटिविटी को मत सोचिए। और ये सोचना है कि अगर मैं अभी अगर झगड़ा कर लेता हूँ, लड़ाई कर लेता हूँ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ देर के बाद, क्या वो चीज़ें सही रहेगी या फिर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये गहरी सांस लेना है और आपको समझना है। प्राणायाम आपको करना है। गहरी सांस लेने के अभ्यास से मन शांत होता है और शरीर तनाव से राहत महसूस करता है। आगे देखिए, अपना समय प्रबंध करें, यानी आपको टाइम टेबल का रूटीन बनाना है। सुबह उठना है आपको कितने बजे, मैं नहीं कहता हूँ कि आप उठिए 4 बजे 5 बजे, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आप 7 बजे या फिर 7 बजे से पहले तो उठ सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, 2 बजे तक उठते होंगे, पता नहीं। तो ये जो है ना, वो टाइम टेबल नहीं है। एक टाइम टेबल फिक्स बनाइए। अगर आप 8 बजे ही उठ पाते हो तो एवरी डे 8 बजे ही उठना है। 8 से 9 क्या करना है, 9 से 10 क्या करना है, 10 से 11 क्या करना है, 12 से 1 क्या करना है। इस तरीके से 24 आवर्स का आपको टाइम टेबल बनाना है। हालांकि कोई घंटा ज़रूरी नहीं कि उसमें आप एवरीडे जो काम करते हो वही हो पाएगा, लेकिन एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। सोने का टाइम टेबल, उठने का टाइम टेबल, पढ़ाई करने का टाइम टेबल। इससे आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट का एक डिसिप्लिन डेवलप होगा। ठीक है, तो अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और कार्यों को समय पर पूरा करने की योजना बनाएं। जी हाँ, आपको ये समझना है कि पहले आपको क्या करना है। प्राथमिकताओं कहने का मतलब है आपके लाइफ में पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है 24 घंटे में, आप पहले उसे करें। क्या मूवी देखना पहले है या फिर क्वेश्चन की तैयारी करना? आप क्वेश्चन की तैयारी करो। आज 24 घंटे में हमें एक क्वेश्चन मेजर का, एक क्वेश्चन माइनर का, एक क्वेश्चन एमडीसी का, एक क्वेश्चन एईसी का, एक क्वेश्चन एसईसी का, या फिर आप चाहो तो मेजर का ही पढ़ लो एक दिन में 2-3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आप पहले जो आपके लिए जरूरी है वो काम का टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, उसके बाद आप मूवी देखोगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। लेकिन करते क्या हो, समय है ना, बहुत समय है, पहले हम मूवी देख लेंगे तब पढ़ाई करेंगे, जिस कारण से आपके पास पढ़ाई करने का भी समय नहीं बचता और आपका माइंड तनाव में चला जाता है। तो ये काम आप जरूर करोगे। आगे देखिए, हमको लग रहा है ना हम आपको पढ़ा नहीं रहे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लग रहा है कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए 6 नंबर, सकारात्मक सोच अपनाइए। पॉजिटिविटी अपने माइंड को रखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आदत डालें। कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखें और आत्मविश्वास बनाए रखिए। देखिए कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इस लिखी हुई चीज़ों को मैं नहीं देखूँ, सीधा मैं बोलते रहूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। मतलब आपको क्या करना है, सकारात्मक सोच बनाना है, कभी भी नेगेटिविटी नहीं रखना है। आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हो भी जाती है, असफलता वाली चीज़ें हो जाती है, फिर भी उन कठिनाइयों को निकलने के लिए सोचना है। उन कठिनाइयों से आपको तनाव नहीं होना है, ना ही उन नेगेटिविटी को आपको आगे की जो पॉजिटिविटी वाली चीज़ें हैं उस पर ढाल देना है। ठीक है, आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। आगे देखिए, यहाँ इस बार हम कामयाब होंगे। आगे देखिए, हॉबीज़ का आनंद ले। अब जैसे आपका बहुत सारा पसंद होगा, जैसे कि किसी को गाना सुनना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है। देखिए ये तो बहुत सारे लोगों को तो अब पसंद ही नहीं होगा, हम लोग को पसंद था, हमें अभी भी पसंद है। इतिहास पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और किसी यूट्यूब चैनल से नहीं, कितना बड़ा टीचर हो या फिर ये हो, हमको राइटर की किताबों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा हॉबी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो किताबें पढ़ना भी हॉबी है, वाकई में बहुत इंटरेस्ट लगता है। आप पढ़ कर देखिएगा, आदत अगर बनाइएगा ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। या जो भी आपकी रुचि का हो उस गतिविधि में समय बिताएं। यानी आपको जो चीज़ पसंद है ना, खराब पसंद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से जिक्र कर रहा हूँ पबजी की। खराब चीज़ों में आप मत व्यर्थ कीजिए अगर आपको पसंद है। यहाँ पर पेंटिंग करना ये बहुत ही बेटर है, आप पेंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास कलर होंगे, अगर नहीं भी होगा तो आप पेंटिंग के कलर ले आइए। उसके बाद किताबें पढ़िए, या फिर अच्छे अच्छे चीज़ों में जैसे, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बाहर जाइए, आप जब भी तनाव में रहोगे, और खेलिए फुटबॉल क्रिकेट वगैरह जो भी चीज़ है। उसके बाद देखिएगा आपका तनाव यूं छू मंतर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर, मदद ले। किससे मदद ले? जैसे आपके माइंड में तनाव हो जाता है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी के माइंड में, स्टूडेंट में, मैं क्लास 12 से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी टेंशन है,
अगर किसी को लग रहा है कि नहीं उनका ब्रेकअप हो गया है, उनको गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है, या किसी तरीके से प्रॉब्लम है, माँ बाप का स्ट्रेस है, पैसे से प्रॉब्लम है, तो आप हमें बेझिझक मैसेज कीजिए, हमसे वॉइस कॉल से बात कीजिए। वाकई में बता रहे बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं और हमने उनका काउंसलिंग किया है और उनका जो टेंशन है ना उसको दूर किया है, ना ही कहीं पर उनको इंसल्ट किया है, मोटिवेट किया है, उनके नेगेटिविटी चीज़ों को हटाया। तो सबसे अच्छा काम है कि अगर आपके माइंड में जब भी स्ट्रेस होगा ना, अगर आप गलत काम आपसे हो गया है, गलती से हो गया है, आप नहीं चाहते हो कि ये काम मेरे से होता, तो आप अपने परिवार को बताइए, जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं। रिश्तेदार की मैं बात नहीं कर रहा, परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। रिश्तेदार में ज़िंदगी में मत बताना, वरना धज्जियाँ उड़ जाएगी। या फिर अपने जो अच्छे दोस्त होते हैं, देखिए अच्छे दोस्त होना एक अलग चीज़ होता है और एक साथ में हंसी मजाक करना, इंजॉय करना, ये अलग चीज़ है। तो अच्छे दोस्तों को बताइए जो आपके सीक्रेट चीज़ों को दबा कर रखता है अपने सीने में, अपने दिल में, तो उनको बताइए। या फिर किसी काउंसलर से बात करें। काउंसलर यानी जैसे कि कोई टीचर हो, या फिर हो सकता है ज़्यादा अगर आप तनाव में हो तो आप किसी साइकेट्रिक से बात कीजिए, या किसी से भी। तनाव का प्रभाव गहरा हो सकता है, लेकिन सही रणनीतियों और जीवन शैली में सुधार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ आदतें अपनाकर और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरकर तनाव से बचा जा सकता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं अब आपका मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव। यहाँ तक हमने क्या देखा, इससे पहले शारीरिक प्रभाव और उसके उपाय जो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन किया। आपको केवल समझना है और पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बाकी समझकर अपने से मार देना है, नंबर नहीं कटेंगे। तो तनाव के यहाँ पर, तो मानसिक तनाव के क्या क्या प्रभाव है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तनाव का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि इसे समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो यह गंभीर मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। तनाव के कारण व्यक्ति की सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या क्या प्रभाव होता है दिमाग में तनाव से, हमारे मस्तिष्क में, मानसिक में। तो पहले नंबर पर है चिंता और अवसाद। अवसाद का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था, डिप्रेशन होता है इसका इंग्लिश। तो आप चिंता करने लगोगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। तो लंबे समय तक तनाव में रहने से व्यक्ति चिंता और अवसाद का शिकार हो सकता है। यह मनोबल और आत्मविश्वास को कम करता है। आगे देखिए दूसरे नंबर पर क्या इफेक्ट होगा आपके मानसिक स्थिति में। इमोशनल अस्थिरता, यानी तनाव के कारण मूड स्विंग, मतलब मनोदशा में उतार चढ़ाव। इमोशनल अस्थिरता का मतलब होता है भारत के जो लोग हैं ना, अधिकतर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जज्बाती होते हैं, यानी इमोशनल अस्थिरता वाले होते हैं। कुछ अगर दिल की बात बोल दे तो वो दिल से ले लेते हैं, और अगर कुछ बुरा बोल दे तो वाकई में वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। वही होता है इमोशनल अस्थिरता। एक जगह हम लोग अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी जैसे कि आपको अचानक ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तुरंत आपको चिड़चिड़ापन जैसा महसूस होने लगता है, ठीक है, उदासी जैसा लगने लगता है, तो ये हो गया इमोशनल अस्थिरता, ठीक है। तो ये प्रभाव भी होते हैं। आगे देखिए ध्यान और स्मरण शक्ति की कमी, यानी किसी भी चीज़ में, जैसे आप क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ा रहे हो ऑफलाइन में, या फिर वीडियो में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। अभी के टाइम में ध्यान से समझिएगा, जो ज़्यादा रील देखते हैं, ज़्यादा शॉर्ट वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो का मतलब होता है कुछ सेकंड वाले वीडियो, तो आप अपने दिमाग को आदत बना रहे हो कि चंद सेकंड में ही आपको ध्यान देकर तुरंत उसको स्क्रॉल करना है। 1 मिनट भी या फिर 1 मिनट से ज़्यादा भी उस वीडियो में आप रुक नहीं सकते हो, आपका मस्तिष्क डेवलप नहीं हो रहा है। तो भला आप किताबों में कैसे दिमाग लगा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो और उसे याद कर सकते हो, इसकी शक्ति में कमी आएगी। तो तनाव से तो प्रॉब्लम ये होता है, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो, रील वगैरह जो आदतें डाल रहे हो ना, वाकई में इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यानी तनाव से ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है और याददाश्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लास में हो और आप तनाव में हो, आप घर में झगड़ा हुआ है, आप क्लास में पढ़ाई हो रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, घर के झगड़े के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसी समस्याएं भी होती है मानसिक तौर पर। आगे देखिए नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी सोच आपके माइंड से ही उभर कर आती है तनाव के कारण। तनावग्रस्त व्यक्ति हर स्थिति में नकारात्मक पक्ष देखता है। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के माइंड में होता है। स्टूडेंट कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना भी नहीं चाहते हैं। मेहनत करने से पहले वो पहले सोच लेते हैं यार इतने स्टूडेंट हैं, मेरे से क्या होगा। इस कारण से वो हर क्षेत्र में नेगेटिविटी करने के कारण किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। वो किसी काम को करने से पहले नकारात्मक पक्ष देखते हैं, जबकि पॉजिटिविटी चीज़ नहीं देखते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी चीज़ में उनको मेहनत करना होता है। उसके अंदर में आत्म क्षमता की कमी हो जाती है। इसको क्या लिखा हुआ है पता नहीं, आत्म क्षमता या फिर बोला जाए आत्मशक्ति की कमी हो जाती है और असंतोष बढ़ने लगता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इफेक्ट।
नींद संबंधी समस्या वहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यानी तनाव से नींद ना आना या फिर अत्यधिक नींद आना जैसी समस्याएं हो सकती है। फिर देखिए मानसिक थकावट, जैसे कि अधिक तनाव से क्या हो सकता है, मानसिक और भावनात्मक थकावट का कारण बन सकता है, जिससे व्यक्ति सामान्य कार्यों को करने में भी असमर्थ महसूस करता है। यानी अगर दिमागी तौर से अगर आप थकावट महसूस करोगे तो आपकी बॉडी भी ताकत जैसी महसूस नहीं करेगी। भावनात्मक तरीके से अगर आप थक गए हो तो शारीरिक तरीके से भी आप पूरे तरीके से कुछ काम नहीं कर पाओगे। 7 नंबर, सामाजिक अलगाव। तनाव से क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिस कारण से वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, किसी से मतलब समाज में किसी व्यक्ति से या अपने दोस्तों से, जिस कारण से क्या होता है, तनावग्रस्त व्यक्ति दूसरों से बातचीत करने से कतराते हैं, जिससे सामाजिक अलगाव और अकेलापन बढ़ता है, यानी समाज से वह अकेला रहने लगते हैं और अकेलापन रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे उपाय हैं, उसी तरीके से हैं। तो जैसे कि ये दिमागी टेंशन या डिप्रेशन के लिए क्या उपाय है तनाव के लिए, तो पहला देखिए मेडिटेशन और ध्यान आपको करना है, यानी रोज़ाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और नकारात्मक विचारों को कम करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइंडफुलनेस तकनीकों। अब ये माइंडफुलनेस टेक्निक क्या है, तो तनाव कम करने के लिए मानसिक व्यायाम है, यानी तनाव को कम करने के लिए एक मानसिक व्यायाम है, जैसे शारीरिक व्यायाम वगैरह होता है ना उस टाइप से। तो उसका अभ्यास करें जिससे आप वर्तमान क्षण में फोकस कर सके, आप बीते हुए चीज़ों को लेकर ना बैठें। फिर देखिए आगे अपनों से बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी 5G के टाइम में क्या होता है, सब मोबाइल में व्यस्त होते हैं, अपने से कभी बात ही नहीं करते, ना अपने टीचर से बात करते हैं, राय मशवरा लेते हैं, ना अपने दोस्तों से उतना बात करते हैं, या फिर दोस्त तो छोड़िए, अपने परिवार से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। घर के जो माँ बाप है, जो भी आपके दादा दादी होंगे या जो भी आपके भाई बहन होंगे, उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। बात करने से बहुत चीज़ें क्या होती है, आपके डेली लाइफ में बदलाव होते हैं। अपनी भावनाओं और समस्याओं को परिवार, दोस्तों या किसी करीबी से साझा करें। आपके अंदर में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अपने परिवार से साझा कीजिए। खुलकर बात करने से मन हल्का होता है और समस्या का समाधान मिल सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट है कि आपका रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले। जैसे वहाँ मैंने बताया कि जो भी आपका जो हॉबीज़ है, खेलना कूदना या पेंटिंग करना या कुछ भी करना, डांस करना, इन सभी चीज़ों को, इन सभी गतिविधियों का अभ्यास करें, यह तनाव से ध्यान हटाने में मदद करती है। चलिए आगे देखिए 4 नंबर, व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। यानी आप दिन भर में कभी भी बेकार मत बैठो। उससे क्या होगा, जो भी बीते हुए चीज़ों में जहां आप असफल हुए उस चीज़ को आप फिर से सोचकर तनाव में चले जाओगे। इसलिए अपने आप को व्यस्त बनाओ। दिनचर्या यानी हर दिन आप क्या करो, किसी ना किसी काम में व्यस्त रहो। अपने दिन को व्यवस्थित करें और काम करने के लिए प्राथमिकताएं तय करें। अनावश्यक दबाव से बचने के लिए एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। आगे देखिए सकारात्मक सोच अपनाएं, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। यानी नकारात्मक विचारों को चुनौती दे, यानी आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है, जैसे कि आपके अंदर में आ रहा है नेगेटिविटी, यार इस बार भी सेमेस्टर 2 में फेल कर जाऊंगा, फिर आपको अपने माइंड से चुनौती देना है, चुप, मैं इस बार अच्छे से पास करूंगा। तो ये नकारात्मक विचार को चुनौती देना है अपने अंदर में। उनकी जगह सकारात्मक सोच विकसित करें। हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष देखने की कोशिश करें। रियल बता रहे ना, अगर ये चीज़ इंसान के अंदर में नहीं होता ना, तो आज इंसान हवाई जहाज़ में नहीं उड़ता। जिस समय सबसे पहले हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए जो प्रैक्टिकल कर रहे थे लोग, वैज्ञानिक, उस समय लोग हंसते थे, यार ये जान जोखिम में क्यों डाल रहा है, पागल है क्या, बेवकूफ़ है क्या। लेकिन आज हम लोग क्या उस चीज़ को करते नहीं है। तो वही चीज़ है, नेगेटिविटी चीज़ें इंसान को और नीचे धकेल देती है और पॉजिटिविटी चीज़ें आपको वो करने पर मजबूर कर देती है जो इंसान सोचा भी नहीं हो। आगे देखिए शारीरिक गतिविधियाँ करें, यानी आपको वही चीज़ें, व्यायाम, खेल कूद वगैरह जो भी चीज़ें, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, शारीरिक गतिविधियों से तनाव जो हार्मोन होते हैं वो कम हो जाती है, कम निकलती है, मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है, एक्टिव आपको बनाए रखता है। पेशेवर से मदद ले, वही चीज़ है, यानी जो भी पेशेवर है, पेशेवर मतलब जिनका पेशा तनाव को कम करना है, आपको काउंसलिंग करना है, जैसे कि बहुत सारे साइकेट्रिक होते हैं, उनसे आप बात कीजिए। यदि तनाव गंभीर हो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को यह प्रभावित कर रहा हो तो मनोचिकित्सा या फिर काउंसलर से संपर्क करें। थेरेपी बहुत सारी होती है जिससे आपका तनाव दूर हो सकता है, जैसे काउंसलिंग या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। तनाव को प्रबंधित करने में सहायता हो सकती है, यानी इसको रोकने में ये सारे चीज़ें सहायता करती है। आगे देखिए अपना ख्याल रखें। जी हाँ, अपना ख्याल रखें, इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाएगी। सही से सोना है, सही से खाना है, सही से आपको काम करना है, ठीक है। अपने शरीर और दिमाग का दोनों का ख्याल रखना है। संतुलित आहार ले और पर्याप्त नींद ले। अपने लिए समय निकाले और उन गतिविधियों का आनंद ले जो आपको खुशी देता हो। मोबाइल को छोड़कर भाई, ठीक है, मोबाइल के गेमिंग को छोड़कर जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है उसको कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अगर जिनके माइंड में ये सारी चीज़ें होती होगी ना, तो आज से आप डेवलप भी कीजिएगा एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखना है,
अपने से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि निष्कर्ष का मतलब होता है आपका सुझाव। तनाव को समय रहते नियंत्रित करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। ध्यान, स्वास्थ्य, जीवन शैली और पेशेवर मदद से तनाव को प्रभावित रूप से रोका जा सकता है, यानी इसको प्रबंधित किया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और सुकून लाने का प्रयास करें, तभी आप तनाव से दूर रह सकते हो और जीवन का आनंद उठा सकते हो। तो परामर्श का अर्थ क्या है? विद्वानों द्वारा परिभाषा ये हमने अपने से ऐड किया है, ताकि वीडियो लेक्चर में ये चीज़ याद रहेगा तो आप आसानी से इसे याद भी रखोगे। विद्वानों द्वारा परिभाषा आपको ऐड करना है और विभिन्न चरणों का वर्णन करें। सिर्फ परामर्श के विभिन्न चरणों का वर्णन करें अगर लिखा रहे तो आपको अर्थ जरूर डालना है और परिभाषा जरूर डालना है। कम से कम 2 परिभाषा, कुछ नहीं मिले तो कम से कम 1 परिभाषा याद कर लीजिए। देखिए, तनाव का अर्थ तो आपको याद हो ही जाएगा। 1 या फिर 2 विद्वान का परिभाषा रट्टा मार लीजिए। परामर्श का उसी तरीके से 1 या फिर 2, कम से कम 2 परिभाषा आप रट्टा मार लीजिए। इसके बाद देखिए कि कैसे आपका क्वेश्चन आसान तरीके से बनता है। हर परामर्श वाले क्वेश्चन में आपको अर्थ परिभाषा डाल देना है और फिर जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप आराम से मैनेज कीजिएगा, पॉइंट वाइज सारा कुछ लिखिएगा, अच्छे तरीके से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परामर्श का मतलब होता क्या है। जैसे कि आप टेंशन में हो, आप एग्जाम को लेकर टेंशन में हो और बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो आप क्या किए? आप सीधा एग्जाम के बाद कहाँ पर चले गए? काउंसलिंग के लिए किसी के पास। काउंसलिंग को ही परामर्श बोला जाता है, यानी हेल्प के लिए, कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुका है, हमें हेल्प चाहिए। तो जिनके पास आप हेल्प के लिए जाते हो उसी को बोला जाता है परामर्श। यानी अगर वो आपकी हेल्प करते हैं तो वो आपको परामर्श देते हैं। आपको क्या करते हैं? नेगेटिविटी चीज़ों से निकालते हैं। काउंसलिंग करके आपकी समस्याओं को जानते हैं कि समस्या क्या है, तो वही होता है परामर्श। और जो काउंसलर होते हैं और जो काउंसलिंग करते हैं उसको कहा जाता है काउंसलर, यानी परामर्शदाता। समझ में आया ना? जैसे कि साइकेट्रिक वगैरह होते हैं, तो आप लोग मूवी देखे हो, साइकेट्रिक होते हैं, वो किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, परामर्श करते हैं, कैसे कैसे उसका स्टेप होता है, वो आप अच्छे तरीके से मूवी में देखिए हो। जो हॉलीवुड मूवी होती है या फिर आजकल साउथ वाले मूवी में भी वो सारी मूवी आने लगी, थ्रिलर वाले मूवी में आप देखते हो, वहाँ पर पुरानी दुनिया में ले जाते हैं, उसके बाद फिर अगले चरण में जाते हैं, फिर उसकी समस्याओं को जानते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि काउंसलिंग करने का क्या क्या चरण होता है। जब इंसान अगर आता है काउंसलर के पास तो फिर वो कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर परामर्श के अर्थ को जान लेते हैं। तो परामर्श मतलब होता है काउंसलिंग इंग्लिश में। इसका अर्थ क्या है? तो प्रशिक्षित परामर्शदाता, यानी परामर्श में यह शिक्षा हासिल किया हुआ रहता है जो परामर्शदाता होता है और किसी व्यक्ति को उसके भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक या फिर व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति को भावनात्मक तरीके से या फिर मेंटली या फिर सोशली यानी सामाजिक तरीके से या फिर व्यक्तिगत तरीके से कुछ भी समस्या हो तो उसके समाधान के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए क्या करता है? यह सहायता प्रदान करता है परामर्शदाता, जिससे वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके, पॉजिटिविटी वो अपने लाइफ में ला सके। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसकी समस्याओं को समझने, उनके समाधान खोजने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है, हेल्प करती है। यही होता है परामर्श। चलिए अब इसके परिभाषा को देख लेते हैं विद्वानों द्वारा। सबसे पहला विद्वान देखिए कार्ल रोजर्स। इनके द्वारा क्या बोला गया है कि क्या है भाई परामर्श? बहुत ही सिंपल है, चाहता तो मैं टफ वाला भी लाता। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, कौन व्यक्ति भाई? परामर्शार्थी, यानी जो व्यक्ति अगर टेंशन में है और वो काउंसलिंग के लिए जाता है तो उसको बोला जाता है परामर्शार्थी। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को एक ऐसे वातावरण में मदद दी जाती है जहाँ वह अपनी समस्याओं को समझ सके और आत्मनिर्भर होकर उनका समाधान कर सके। मतलब इनका कहने का मतलब है जो परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा कार्य है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को वहाँ पर उनके अनुकूल वातावरण होती है और वहाँ पर वह अपनी समस्याओं को समझकर खुद से मोटिवेट होकर, आत्मनिर्भर होकर उन समस्याओं को हल करती है, समाधान करती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा परिभाषा, रॉबर्ट जी अज़्जोबोडा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अज़्जोबोडा। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। तो इनके द्वारा क्या बोला गया है? परामर्श वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की भावनात्मक समस्याओं के समाधान में उसकी सहायता करती है और उसे मानसिक स्वास्थ्य के उच्च स्तर पर पहुंचाती है। यानी इनके द्वारा यही चीज़ बोला गया है कि परामर्श वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की भावनात्मक समस्याओं के समाधान में उसकी सहायता करती है और उसके मानसिक स्वास्थ्य के उच्च स्तर पर उसे पहुंचाती है। यानी जो भी उसका भावनात्मक समस्या होता है उसको सुलझाती है, उसमें हेल्प करती है और उसकी मेंटल एबिलिटी को अच्छे स्तर पर पहुंचाती है। तो अगर आप इनका अगर नाम भूल जाइएगा तो लिखिएगा विद्वानों द्वारा क्या बोला गया, तो विद्वान लिख दीजिएगा नॉर्मली, अगर भूल जाओगे तब। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है कि परामर्श के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, स्टेज ऑफ काउंसलिंग। सबसे पहले नंबर पर क्या होता है? तो देखिए संबंध निर्माण, यानी एस्टैब्लिशिंग
रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पहले आपको संबंध बनाना होगा। जब आप किसी का काउंसलिंग करोगे तो सबसे पहले उससे आपको क्या करना है, एक रिलेशन बनाना है, बॉन्डिंग बनाना है बात करके या किसी तरीके से, जिससे वो आप पर ट्रस्ट करे। क्योंकि आपको वो समस्या बता दे, अपनी मेंटल जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे बताएंगे, जब आप उनसे संबंध स्थापित करोगे। अब किस तरीके से करोगे वो काउंसलर पर डिपेंड करता है। तो परामर्शदाता और परामर्शार्थी के बीच विश्वास और पारस्परिक समझ विकसित करना है। आपको दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित करना है कि वो विश्वास आप पर रखे और समस्याएं आपको पूरी तरीके से बता दे। अनुकूल वातावरण प्रदान होनी चाहिए, उसको डर नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो सबसे पहले संबंध स्थापित करना। अब यहाँ पर संबंध निर्माण है, आप लिख सकते हो संबंध स्थापित करना, अच्छा संबंध बनाना। तो जो भी आप पॉइंट्स दे सकते हो अपनी मर्जी से। अगले पॉइंट्स पर आते हैं, अगले चरण पर, समस्या की पहचान। जब आप देख लिए कि आपका बॉन्डिंग अच्छा बन चुका है, अब आप दूसरे चरण में जाते हो कि हाँ समस्या क्या है भाई, उसको पहचानना जरूरी है। तो जो भी व्यक्ति है यानी परामर्शार्थी है, इसकी समस्या को समझने और उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। यानी उनकी समस्याओं को वह ढूंढने का प्रयास करते हैं। सक्रिय सुनने यानी अच्छे तरीके से उनकी समस्याओं को वह सुनते हैं, डीपली गहराई में क्या समस्या है। क्योंकि एक पॉइंट के आधार पर जो परामर्शदाता होते हैं, जो साइकेट्रिक होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, वो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते हैं और उससे पता करते हैं कि हाँ इनके अंदर में क्या समस्या है, और साथ ही साथ प्रश्न भी पूछते हैं, उससे भी पता चलता है। तीसरा जो चरण है वो सूचना संग्रहण। पहचान हो गई समस्या का, अब वह क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं समस्या से रिलेटेड। यानी समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए गहराई से और अच्छे तरीके से संबंधित जानकारी वह एकत्रित करते हैं। परामर्शार्थी की पृष्ठभूमि, अब कौन कौन सी इसमें आएगा इन्फॉर्मेशन, तो जो भी उसकी बेसिक चीज़ है, ठीक है, या फिर अनुभव और भावनाओं का विश्लेषण, उनको कैसा अनुभव हो रहा है, उनके अंदर क्या भावनाएं हैं, क्या दुख उनको पहुंचा है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, ये चीज़ वो क्या करते हैं, इन सभी चीज़ का समस्या का पहचान करने के बाद सूचना संग्रह करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगले चरण में वह क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारण। वह एक गोल निर्धारित करते हैं, यानी परामर्शार्थी के साथ मिलकर समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट और व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित करते। कहने का मतलब है वो मोटिवेट होते हैं, वो बताते हैं कि भाई इस समस्या से आपको कैसे निकलना है, निजात पाना है। उसके लिए वह छोटे छोटे चरणों में लक्ष्य को विभाजित करते हैं। ठीक है, के बाद नेक्स्ट चरण क्या है, हल को खोजना। हल को खोजना कहने का मतलब है एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है इसका, परामर्शार्थी जो है वो उसके साथ विभिन्न विकल्पों और समाधानों की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। यानी सारा कुछ वो जान गए, उनकी समस्याओं को देख लिए क्या समस्या है, साथ ही साथ उनको ये भी बता दिए कि लक्ष्य क्या है, आपको किस तरीके से इस समस्या से निजात पाना है। उसके बाद फिर यह हल ढूंढना स्टार्ट करते हैं और जो भी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है उसका विश्लेषण करते हैं और हल को ढूंढते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, कार्य योजना। फिर इनको कार्य देते हैं। देखिए काम देना बहुत ही ज़रूरी है। काम अगर दोगे, देखिए समस्या इनको पता चला, पहचान कर लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को हटाने के लिए, पॉजिटिविटी में लाने के लिए, जिन चीज़ों से उनको तनाव हो रहा है, समस्या हो रहा है, उन चीज़ों को ऐसे कामों में लगा देना ताकि वह पॉजिटिव की ओर वह सोच रखे, अपने सोच को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाए। इसके लिए वह कार्य योजना या फिर एक्टिविटी चीज़ों में वह इन्वॉल्व करते हैं। तो समाधान के लिए वह व्यवहारिक कार्य योजना बनाते हैं। इसके अलावा परामर्शार्थी को उनके निश्चय को कार्य रूप में बदलने में सहायता करते हैं। और जो भी निश्चय अगर वो करना चाहते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर चल गए अपने तनाव को लेकर, तो उनका जो तनाव था, प्रॉब्लम था एग्ज़ाम को लेकर, वो फेल हो गए और उनका जो निश्चय था वो पास होना, और उसको लेकर वह स्ट्रेस में है। तो इसमें क्या योजना देंगे, क्या काम देंगे काउंसलर, तो बताएंगे कि जो आपने निश्चय किया है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरा कीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट, मूल्यांकन और फॉलोअप। मूल्यांकन फॉलोअप कहने का मतलब है जो भी कार्य योजना दिया गया, उनके टेंशन, स्ट्रेस, समस्याओं को दूर करने के लिए उसके बाद कुछ दिनों के बाद वह उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका एवेल्युएशन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। क्या उसके माइंड से स्ट्रेस दूर हो रहा है, नेगेटिविटी दूर हो रही है, तनाव खत्म हो रही है, पॉजिटिव थिंकिंग की ओर वह जा रहे हैं कि या फिर नहीं जा रहे। अगर कुछ भी अगर कमी होती है तो फिर से वह क्या करते हैं, उसको सहायता प्रदान करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, आगे देखिए अब निष्कर्ष के तौर पर जाते हैं। तो परामर्श एक वैज्ञानिक और मानवीय प्रक्रिया है जिनका उद्देश्य व्यक्ति को उसके जीवन की समस्याओं को हल करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करना है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्म जागरूकता को बढ़ाने में मदद करती है। तो परामर्श में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं टेंशन वाली ही बात बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल है, देखा जाए तो नॉर्मल है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनाव प्रबंध में परामर्श की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। तनाव को प्रबंध, इसका मतलब क्या होता है, तनाव को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए परामर्श की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। परामर्श कहने का मतलब है काउंसलिंग।
क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए टेंशन लेते हो, यार सेमेस्टर 1 में प्रमोट कर गया, अब करे तो करे क्या, बहुत टेंशन हो रहा है। तो कहीं न कहीं मैं वीडियो के माध्यम से आपको परामर्श ही तो देता हूँ। अगर मैं परामर्श नहीं दूंगा, आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, तो बताइए सेमेस्टर 2 में आप पढ़ पाते? इतना टेंशन ले लेते कि आप सेमेस्टर 2 भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते। तो यही है परामर्श, ठीक है। इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर तनाव प्रबंधन में परामर्श की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परामर्श व्यक्ति को उसकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति को समझने और नियंत्रण करने में मदद करती है। साथ ही साथ तनाव यानी स्ट्रेस आज के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। आप देखिएगा कि आप सफ़र में जा रहे हो, मान के चलिए आप 1 जनवरी के लिए पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हो, अचानक किसी कारणवश किसी की दुर्घटना हो गई। मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, किसी के साथ ना हो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या होगा, अचानक आप स्ट्रेस में चले जाओगे। तो ये एक दिनचर्या समस्या या हमारे जीवन का यह हिस्सा है तनाव। लेकिन यदि इसे सही समय पर प्रबंधित नहीं किया गया तो यह गंभीर और मानसिक शारीरिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। और अगर हम लोग डेली लाइफ में जो भी स्ट्रेस महसूस करते हैं, अगर हम लोग उसको पॉजिटिविटी में नहीं ले और उसका काउंसलिंग नहीं करे, परामर्श नहीं ले, तो बता रहे वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में क्या होता है कि बड़ा रूप ले लेता है और हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर समझते हैं कि तनाव प्रबंधन में परामर्श की क्या भूमिका है। पहले नंबर पॉइंट पर देखिए, तनाव के कारणों की पहचान। तो सबसे पहले जो परामर्श है वो किस तरीके से भूमिका निभाती है, तो तनाव के कारणों की पहचान करती है। किस कारण से तनाव उत्पन्न हुआ है, तो परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने तनाव के मूल कारणों, जैसे कि अगर व्यक्तिगत तौर पर उसको परेशानी है या फिर उसके काम काज में किसी तरीके से कुछ परेशानी या फिर सामाजिक समस्याएं हैं, इसको समझ जाते हैं, इसको वह सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। उसके अलावा परामर्शदाता तनाव को ट्रिगर करने वाले कारकों को स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करते हैं। कहने का मतलब है, जो भी तनाव उत्पन्न कर रहा है उन सभी कारणों को पहचाना जाता है। आप अपनी भाषा से यहाँ पर लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं किसी को छापिएगा, बस समझिए पॉइंट्स को। नेक्स्ट देखिए, क्या भूमिका निभाती है परामर्श तनाव में? भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है। परामर्श में क्या होता है कि आप देखे होंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें घर में नहीं बताते हो, व्यक्त नहीं करते हो, ठीक है, किसी से डिस्कस नहीं करते हो। लेकिन अगर किसी के साथ काउंसलिंग में गए हो, आपको कुछ समस्या है, तो देखिएगा कि आप अपनी समस्या को वहाँ पर बताते हो, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का यहाँ पर क्या होता है, मौका मिलता है। तनाव में व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। परामर्श एक सुरक्षित और गैर आलोचनात्मक वातावरण प्रदान करता है, जहाँ व्यक्ति खुलकर अपनी भावनाएं बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भूमिका निभाती है। इसके अलावा देखिए, तीसरे नंबर पॉइंट्स पर समस्या समाधान कौशल विकसित करना, यानी समस्याओं को किस तरीके से हम लोग हल करेंगे अगर समस्या आती है डेली लाइफ में, ये भी हमें परामर्श में ही सारी जानकारी मिलती है। परामर्श की ये भूमिका है। तो परामर्शदाता व्यक्ति को तनाव से निपटने के लिए व्यवहारिक तकनीकों, जैसे समस्या समाधान, कैसे आपको समस्याओं से निपटना है, निर्णय लेने, कैसे आपको निर्णय लेना है, क्योंकि जब भी कोई निर्णय लोगे हमेशा नेगेटिविटी सोच आपके माइंड में आएगी, तो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रखना है, आत्मनियंत्रण कौशल विकसित करने में यह सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 नंबर, क्या भूमिका निभाती है परामर्श? सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। परामर्श के माध्यम से नकारात्मक विचारों को बदलने और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद मिलती है। नेगेटिव थिंकिंग को यह दूर करती है और पॉजिटिव जो भी थिंकिंग है उसको इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक सोच को या फिर दृढ़ता को बढ़ावा देता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट भूमिका, आराम और विश्वास तकनीक सिखाना। कहने का मतलब है, परामर्शदाता व्यक्ति को तनाव प्रबंधन के लिए विश्राम तकनीकें, जैसे कि आपका इसमें ब्रीदिंग करना, ठीक है, गहराई से सांस लेना छोड़ना या फिर ध्यान लगाना, योग करना, ये सारी चीज़ें परामर्श के द्वारा ही बताई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा तनाव के जो भी लक्षण है उसको कम करने वाले जो भी तकनीक है उसको भी यह बताती है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका सामाजिक समर्थन प्रदान करना। कहने का मतलब है, जैसे अगर आप स्ट्रेस में हो और डिप्रेशन में हो और आप परामर्शदाता के पास जाते हो, तो उनकी भूमिका यह भी रहती है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग की ओर आपको ले जाएंगे और आप समाज से अलग जो रहने लगे हो स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण, तो उससे क्या होता है कि सामाजिक तौर पर आपको समर्थन देने में यह सहायता प्रदान करती है। बहुत परामर्शदाता व्यक्ति को सामाजिक समर्थन के महत्व को समझने और सही प्रकार के लोगों के साथ जुड़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। यह व्यक्ति को अलगाव और अकेलेपन से बचने में मदद करता है, यानी जो आप अकेलेपन रह रहे हो उससे भी यह निजात करते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका 7 नंबर पॉइंट, लाइफ स्टाइल में बदलाव। परामर्शदाता हर चीज़ अगर आपका चेंज कर सकता है तो लाइफ स्टाइल में भी बदलाव कर सकता है। देखिए यहाँ पर कैसे परामर्श व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि आप उनके पास गए
समस्या बताए, उसके बाद वो आपकी समस्या को धीरे धीरे कम किए। कम करने के बाद वो ये भी बताएंगे कि आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, अपनी जीवन शैली को स्वस्थ तरीके से जीने में आप प्रेरित होइए। आपको किस तरीके से लाइफ स्टाइल को रखना है वो भी वह बताते हैं, और नियमित व्यायाम करने का तरीका बताते हैं, संतुलित आहार कैसे लेना है, और आपको पर्याप्त नींद भी लेनी है। यह तनाव के दीर्घकालिक प्रबंधन में सहायता होती है। जो लंबे समय तक जो स्ट्रेस होते हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें मदद कर सकती है। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन और प्रगति की निगरानी। परामर्शदाता व्यक्ति की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यानी परामर्शदाता क्या करता है, जो काउंसलर होता है वह व्यक्ति की प्रगति का मूल्यांकन करता है। किस तरीके से व्यक्ति जब स्ट्रेस से निकल रहा होता है तो वह क्या अनुभव करता है, उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, उन सभी चीज़ों का वह मूल्यांकन करता है और उसे तनाव प्रबंधन में किए गए जो भी गलती है, यानी तनाव में जो भी वो नेगेटिव चीज़ें उन्होंने किया, उन सभी चीज़ों में सुधारों को वो बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर नए नए रणनीतियों का भी वह सुझाव भी देते हैं। अब आगे निष्कर्ष के तौर पर लिख दीजिएगा, तनाव प्रबंधन में परामर्श की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी समस्याओं को गहराई से समझने, उनके समाधान खोजने और तनावपूर्ण परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करता है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है और इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परामर्श व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाकर उसकी समग्र गुणवत्ता में सुधार लाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परामर्श के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, समझाइए और उन्हें किन स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। अब परामर्श के अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में देखे चरण, किस तरीके से वो अपना स्टेप लेते हैं अलग अलग। फर्स्ट स्टेप में वो किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, सेकंड में किस तरीके से करते हैं, थर्ड में किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो परामर्श होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि एक ही साइकेट्रिक अलग अलग समस्याओं से रिलेटेड अलग अलग कैटेगरी के जो समस्याएं हैं, स्ट्रेस है, उन सभी को थोड़ी ना सुलझा सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग टाइप के काउंसलर चाहिए, तो इसका भी प्रकार है। तो इसमें भी आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें आप लोग परामर्श के अर्थ को लिख दीजिएगा, फिर परिभाषा डाल दीजिएगा, फिर इसको लिखिएगा परामर्श के मुख्य प्रकार। मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ कि एक ही चीज़ को रिपीट करना ठीक नहीं होगा। तो देखिए, विभिन्न परिस्थितियों और ज़रूरतों के अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं परामर्श के प्रकार। ये व्यक्ति की समस्याओं के प्रकार और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले देखिए शैक्षिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श क्या है भाई? तो यह परामर्श छात्रों की शैक्षिक और एकेडमिक समस्याओं में समाधान में मदद करता है। ये कैसा परामर्श है? तो यह एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस वगैरह जो भी चीज़ें होती है उसकी मदद के लिए होती है। जैसे कि छात्रों को अगर शिक्षा में किसी तरीके से तनाव उत्पन्न हो गया, जैसे कि स्टूडेंट को करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तनाव है, स्ट्रेस है, या फिर इसके अलावे पढ़ाई करने में यानी अध्ययन के तरीके, परीक्षा के तनाव, ठीक है, मार्क्स का तनाव, या फिर इसके अलावे शिक्षकों और सहपाठियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी टीचर से आपको तनाव हो रहा है, टीचर से आपका बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, या फिर जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उसके साथ आपका बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, उसके कारण आप स्ट्रेस में जा रहे हो। तो इन सभी तनाव को हेल्प करने के लिए, दूर करने के लिए जो परामर्श है उसको बोला जाता है शैक्षिक परामर्श। समझ में आया? ये हो गया पहला टाइप। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में उपयोग भी बोला है। आगे देखिए दूसरा जो टाइप है व्यावसायिक परामर्श। व्यावसायिक का मतलब होता है कैरियर, ठीक है, कैरियर काउंसलिंग। तो इसके वर्ड से ही समझिए और आंसर लिखिए सीधा। यह परामर्श व्यक्ति को उसके कैरियर को चयन करने के लिए कि आखिर आपको किस डायरेक्शन में कैरियर चूज़ करना है, अपना भविष्य देखना है, क्योंकि कैरियर को लेकर भी बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं। विकास में सहायता करता है यह, ठीक है, आपके करियर के विकास में, जैसे कि आपका सही करियर का चयन करना, ठीक है, करियर बदलने या फिर उन्नति के विकल्पों पर चर्चा। अगर आपको दूसरा काम पकड़ना है तो उससे रिलेटेड भी काउंसलिंग होती है, ठीक है। नौकरी के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना, ये सभी चीज़ों के लिए जो परामर्श होते हैं उसको बोला जाता है व्यावसायिक परामर्श, यानी काम से रिलेटेड परामर्श, करियर काउंसलिंग। और यह किसके लिए है? तो यह छात्रों के लिए उपयोगी है, या फिर जो नौकरी करना चाहते हैं या फिर करियर में बदलाव चाहते हैं उनके लिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर टाइप वैवाहिक परामर्श। अब वैवाहिक परामर्श किसके लिए है? तो यह परामर्श दंपत्ति का मतलब होता है शादीशुदा के जो जोड़े होते हैं उसी को बोला जाता है कपल। तो उनके बीच संबंध सुधारने और उनके आपसी विवादों को सुलझाने में मदद करती है वैवाहिक परामर्श। अब इसमें किस तरीके से समस्याएं होती है? जैसे कि वैवाहिक समस्याएं, जैसे विश्वास की कमी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में, या फिर कम्युनिकेशन की कमी दोनों में। इसके अलावा तलाक से बचने के प्रयास, इसके लिए भी आप यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हो। पारिवारिक जिम्मेदारियों की समस्याएं, सामंजस्य, जो भी चीज़ें हैं, इन सभी समस्याओं से रिलेटेड यहीं पर परामर्श होती है। अब इसका उपयोग कहाँ पर है, किसके लिए है? तो ये शादीशुदा जोड़ों के लिए है, यानी दंपत्ति। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का आपका पारिवारिक परामर्श।
तो पारिवारिक परामर्श किन के लिए है? तो फैमिली काउंसलिंग के लिए, यानी यह परामर्श परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सामंजस्य को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि माता पिता और बच्चों के बीच तनाव हो गया, या घरेलू हिंसा, या फिर पारिवारिक विवाद, या बच्चों की शिक्षा या फिर व्यवहार से संबंधित समस्याएं हो गई, तो इन सभी चीज़ों को निपटारे के लिए पारिवारिक परामर्श के कैटेगरी में रखा गया है। अब ये उपयोगी किसके लिए है? तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपका 5 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श यानी मेंटली हेल्थ काउंसलिंग। तो यह परामर्श व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से निपटने में मदद करता है, जैसे कि तनाव हो गया किसी को, या फिर डिप्रेशन, और साथ को इंग्लिश में डिप्रेशन बोला जाता है, या किसी तरीके से कुछ भी चिंता सता रही है, मानसिक विकार जैसे कि बायोपोलर डिसऑर्डर, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब जैसे कि किसी किसी को लगता है कि कुछ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर कुछ है नहीं, ऐसे भी समस्याएं होती है। या फिर आत्महत्या का आपके अंदर नहीं, या किसी के अंदर अगर विचार आ रहा है, या मानसिक संतुलन की कमी हो रही है, तो वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों को इसी के कैटेगरी में रखा गया है। अब इसमें किन के लिए यह उपयोगी है? तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपका टाइप है पुनर्वास परामर्श। अब ये पुनर्वास परामर्श क्या हो गया? तो ये हैबिट जो यहाँ पर लिखा गया है ना, हैबिट से याद रखिएगा, यानी यह परामर्श, हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत लगना, गलत चीज़ों में किसी को आदत लग गया, जैसे नशा कर रहा है, तो उसको अगर हटाना है तो उसके लिए यहाँ पर ही काउंसलिंग करवाई जाती है। ठीक है, यानी यह परामर्श शारीरिक, मानसिक या सामाजिक समस्याओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करता है। जैसे कि दुर्घटना के बाद अगर शारीरिक विकलांग हो गया तो उसको समाज में अलग महसूस होने लगता है, तो इस कारण से वह अपने माइंड में स्ट्रेस ले लेता है, तो यहाँ पर उनका काउंसलिंग इसी टाइप में होता है। और साथ ही साथ अगर कोई मादक द्रव्यों का सेवन या फिर नशे की लत अगर किन्हीं को लग जाती है, हैबिट लग जाता है, ठीक है, तो उसमें भी यही कैटेगरी में ही परामर्श किया जाता है। या फिर मानसिक या फिर शारीरिक विकलांग के साथ जीवन जीने की कला, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर समस्याएं होती है, तो इन्हीं की कैटेगरी में ही परामर्श दिया जाता है। किनके लिए उपयोगी है? तो पुनर्वास केंद्रों में, जैसे कि विकलांग व्यक्तियों या फिर नशा मुक्त केंद्रों में ये जो है ना, ये काउंसलिंग होती है। पुनर्वास केंद्रों कहने का मतलब है किसी की दुर्घटना हो गई, हाथ पैर सब डैमेज हो गया, और वहाँ एक पुनर्वास केंद्र बनाया जाता है, जिसमें वही विकलांग लोग को काउंसलिंग दी जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप भी किसी से कम नहीं हो। बाकी ये नशा मुक्ति केंद्र तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आपका 7 नंबर, संकट परामर्श। यह परामर्श अचानक उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। अचानक कुछ परिस्थिति हो गई, दुर्घटना घट गई, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, या प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप, बाढ़, या अचानक नौकरी छूट गई, दुर्घटना हो गई, तो अचानक इन सभी घटनाओं से जो आपके माइंड में स्ट्रेस आएगा, वो इसी के अंडर में ही इसका परामर्श होता है। ठीक है, ये किन के लिए उपयोगी है? तो आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए। इसके बाद देखिए 8 नंबर, यौन परामर्श यानी सेक्सुअल काउंसलिंग। यह परामर्श व्यक्ति या दंपत्ति को यौन स्वास्थ्य और समस्याओं से संबंधित जानकारी और समाधान प्रदान करती है। इसमें कैसी कैसी समस्याएं होती है? जैसे कि यौन समस्याएं, या फिर कामेच्छा की कमी, यौनिकता से संबंधित भ्रम, या फिर यौन स्वास्थ्य जागरूकता। यानी अगर सेक्सुअल तरीके से कोई भी समस्या हो तो उसके लिए इसी के अंडर में ही परामर्श होता है। ठीक है, व्यक्तिगत और दंपतियों के लिए यह उपयोगी है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका 9 नंबर, आध्यात्मिक परामर्श। अब यहाँ पर ये किन के लिए है? तो यह परामर्श व्यक्ति को आध्यात्मिक समस्याओं और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जैसे कि जीवन में उद्देश्य की कमी है, ठीक है, किन्हीं को कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम जी क्यों रहे हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक संदेह हो रहा है किन्हीं को, या आंतरिक शांति की खोज में है कोई, तो इसी के कैटेगरी में उनको काउंसलिंग किया जाता है। और किन के लिए उपयोगी है? धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए। तो ये सारे टाइप कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर निष्कर्ष को देख लेते हैं। परामर्श के प्रकार विभिन्न समस्याओं और परिस्थितियों में व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समाधान प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल तनाव परामर्श क्या है? बच्चों के तनाव के लिए कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं? बाल तनाव परामर्श, नाम से ही आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बालकों यानी बच्चों को जो भी स्ट्रेस होते हैं, तो उसके लिए जो परामर्श है, उसके लिए जो परामर्श दिया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, उसी को ही बाल तनाव परामर्श बोला जाएगा। और बच्चों के तनाव के लिए कौन से विशेष उपाय करनी चाहिए, वो यहाँ पर फिर आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन देखिए। बाल तनाव परामर्श एक विशेष परामर्श प्रक्रिया है, काउंसलिंग करने की प्रक्रिया है, जो बच्चों को उनके तनाव और मानसिक दबाव को समझने, उसे व्यक्त करने और उनसे निपटने में मदद करती है। जो भी बच्चों में मानसिक या मेंटली प्रॉब्लम होता है, तो उनको समझने में, उसे दूर करने में सहायता करती है। यह बच्चों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारने के लिए डिज़ाइन की गई है। यानी इस तरीके से इसको बनाया गया है बाल तनाव परामर्श कि सिर्फ बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारा जाए।
बच्चों में तनाव उनके सामाजिक, शैक्षिक या फिर पारिवारिक जीवन से उत्पन्न हो सकता है। बच्चों में तनाव कैसे हो सकता है? सामाजिक यानी सामाजिक परिवेश से, या फिर शिक्षा का स्ट्रेस, या फिर पारिवारिक स्ट्रेस से। ये सारी समस्याएं बच्चों में उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या कारण है जिस कारण से बच्चों में तनाव उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला कारण पढ़ाई लिखाई यानी शैक्षिक दबाव, परीक्षा का तनाव, अच्छे अंक लाने का दबाव। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रीज़न देखिए, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो ऐड करके, बस पॉइंट्स को समझिए। दूसरा कारण क्या है? परिवार समस्याएं, जैसे कि माता पिता के झगड़े होते हैं, इसमें भी बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, या फिर तलाक होना माता पिता का, या फिर जो भी घरेलू हिंसा है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर सामाजिक दबाव यानी साथियों द्वारा जो भी दबाव है, या फिर बदमाशियां हैं, ठीक है, या रैगिंग वगैरह जो होती है स्कूलों में, कॉलेजों में, इनसे भी क्या होता है, बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसके अलावा शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो उस कारण से कहीं ना कहीं उसको भी स्ट्रेस महसूस होगा, उसके साथ बच्चे नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे बीमारी या विकास संबंधी समस्याएं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी प्रभाव कहने का मतलब है ये अभी के लिए है, वर्तमान के लिए। जैसे कि अभी के टाइम में बच्चे रातों दिन क्या करते हैं, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते हैं। तो सोशल मीडिया या स्क्रीनिंग टाइम, इन सभी चीज़ों में जब वह ज़्यादा टाइम देते हैं तो वह भी क्या होते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। सोशल मीडिया को देखकर उनको लगता है काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, तो इस कारण से कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी स्ट्रेस महसूस होता है। तो ये सारे कारण क्या है, आपका बच्चों के माइंड में जो तनाव उत्पन्न करते हैं। अब बच्चों के तनाव को कैसे हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, इसके क्या क्या विशेष उपाय है वो देखिए। तो पहला देखिए, सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना। सबसे पहले आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि बच्चों के भले के लिए वो इन्वायरमेंट हो, उसके गलत डायरेक्शन के लिए वो वातावरण ना हो। यानी बच्चों को ऐसे वातावरण प्रदान करें जहाँ वे अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के व्यक्त कर सके। ठीक है, यानी आप ऐसे भी परिवार देखेंगे जहाँ पर बच्चे अपनी समस्याओं को बताने में भी डरते हैं, खास करके अपने माँ बाप को भी बताने में डरते हैं। तो ये जो सारा वातावरण है, ये सारे वातावरण को दूर कीजिए और ऐसा वातावरण बनाइए जिससे बेझिझक जो बच्चे हैं वो अपनी समस्याओं को रख सके। उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यपूर्वक संवाद रखें। उनके साथ क्या है, आपको नर्म निवेदन से सारी चीज़ें उनके साथ रखनी होगी, उनसे बात करनी होगी, तभी वो आपके पास अपनी समस्याओं को रख सकेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका संवाद को प्रोत्साहित करना। इसका मतलब क्या है, तो देखिए बच्चों से उनके दिन और भावनाओं के बारे में नियमित रूप से बातें करें। आज दिन भर बच्चे क्या किए, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको क्या करना है, हर रोज़ पूछना है, हर रोज़ बातें करना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। क्योंकि दिन भर में किसी तरीके से कुछ उसके साथ अगर कुछ घटना अगर घटी होगी जिससे वह स्ट्रेस में होगा तो वह बता नहीं पाएगा। तो आपको पूछना है, नियमित रूप से उससे बात करना है, उन्हें यह महसूस कराए कि उनकी भावनाएं और विचार महत्वपूर्ण है। जो भी उनके माइंड में भावना उत्पन्न होती है, विचार होती है, वह उनके साथ आपको साझा करवाना है। चलिए तीसरे नंबर पर देखिए, खेल और रचनात्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो बच्चे अगर अपने लाइफ में, जीवन में बच्चे खेलते नहीं है, जैसे अभी के बच्चे क्या करते हैं, फ्री फायर और पबजी में मरे रहते हैं, तो भाई वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी के टाइम में अगर उनके लाइफ में जो बच्चे हैं, खेल, कला, संगीत, नृत्य जैसी चीज़ें, एक्टिविटी नहीं है, तो वो समझिए कि वो तनाव में है। ठीक है, इन सभी गतिविधियों से बच्चे को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो तनाव में ना रहे। यह तनाव को कम करने और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नियमित दिनचर्या, यानी खाली टाइम नहीं छोड़ना है बच्चों को। यानी बच्चों को दिनचर्या में संतुलित बनाए रखें, यानी टाइम टेबल उनको दे। पढ़ाई करने का अलग टाइम टेबल, खेलना है इतने टाइम में, आराम इतने बजे करना है, सोना है इतने घंटे, ये सारा कुछ उनको दिनचर्या, उनको सारी चीज़ों में व्यस्त रखना है। पर्याप्त नींद उनको देनी है, सुनिश्चित करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप कीजिएगा तो बच्चे स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इसका मतलब क्या है, तो बच्चों के अंदर आपको ऐसा प्रेरणा देना है, मोटिवेट करना है, ताकि उनको लगे कि हाँ, जो भी मैं छोटे छोटे चीज़ हासिल करके आ रहा हूँ, जैसे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अगर छोटा सा कुछ स्कूल में प्राइज़ जीतते हैं ना, तो आप उनको मोटिवेट कीजिए और इतना मोटिवेट कीजिए कि लगे कि हाँ वो बहुत बड़ा काम करके आए हैं। तो उनसे क्या, उनको क्या महसूस होता है कि हाँ हमें और अचीवमेंट करनी है, हमें और आगे जाना है और हासिल करना है। तो बच्चों को उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भी सराहे, आलोचना से बचे। यानी उनको हमेशा क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, अरे तुमने ये किया तो क्या किया, कौन बहुत बड़ा तीर मार दिया, ऐसे चीज़ें कहीं ना कहीं उनको दबाती है। ठीक है, उनकी कोशिश की सराहनीय कीजिए, तारीफ़ कीजिए। जो भी अगर कोशिश करते हैं और अगर वह हार भी जाते हैं तो भी उनको मोटिवेट करना है। इसके अलावा देखिए, तनाव प्रबंधन तकनीक सिखाना। अब तनाव प्रबंधन तकनीक क्या है, तो बच्चों को भी पता रहता है कि हम कब स्ट्रेस में जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। तो बच्चों को गहरी सांस लेने, ध्यान और विश्राम तकनीकों का अभ्यास कराएं।
उन्हें सरल तरीके से यह भी सिखाएं कि जब वे तनाव में हो तो शांत कैसे हो। कहने का मतलब है जब बच्चे तनाव में चल जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, कुछ कुछ बच्चे ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको बताया कि आपको क्या करना है, ब्रीदिंग करना है जब भी गुस्सा आता है, या फिर अगर आपको स्ट्रेस महसूस होता है तो एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए। इससे क्या होगा, उनके माइंड से जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। ये बच्चों को सिखानी चाहिए। इसके अलावा स्क्रीनिंग टाइम सीमित करना, यानी जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उसको कहीं ना कहीं यूज बहुत ही ना के बराबर करवाना बच्चों से, क्योंकि ये जो है ना पूरे तरीके से नेगेटिविटी है, इसमें कोई भी पॉजिटिविटी मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, या फिर मैं नहीं बता सकता। आगे देखिए, शारीरिक गतिविधि और व्यायाम, ये तो मैंने आपको बता दिया, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी करवाना चाहिए, जैसे कि दौड़ना, साइकिल चलाना या योग, जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ करवाना, ठीक है। व्यायाम, ये सभी चीज़ करने से क्या होता है, हार्मोन को कम करने, जो भी नेगेटिव थिंकिंग वाले जो हार्मोन होते हैं, स्ट्रेस वाले जो हार्मोन होते हैं वो कम रिलीज़ होते हैं माइंड में, ठीक है, और मूड को सुधारने में मदद करती है। इसके अलावा 9 नंबर पॉइंट पर देखिए, प्रोफेशनल परामर्श की सहायता, यानी अगर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया बच्चों में तब क्या करना चाहिए, या तनाव अगर गंभीर है तो पेशेवर परामर्शदाता यानी काउंसलिंग करवानी चाहिए साइकेट्रिक वगैरह से, यानी बाल मनोविज्ञान की मदद लेनी चाहिए। परामर्शदाता बच्चों के तनाव में मूल कारणों को समझने और समाधान देने में विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका पारिवारिक भागीदारी, परिवार का भी भागीदारी होना चाहिए बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए। तो परिवार के सदस्यों के बीच सकारात्मक और सहायक संबंध विकसित करें। पारिवारिक गतिविधियों जैसे कि पिकनिक, खेल या फिर रात्रि भोजन, यानी रात का जो भोजन होता है, बहुत सारे बच्चे अपने कमरों में करते हैं या फिर लेट से खाते हैं, माँ बाप अलग खा रहे हैं, भाई बहन अलग मिजाज में खा रहे हैं, तो इस तरीके से माहौल नहीं बनाना है, ठीक है। बाकी निष्कर्ष के तौर पर हम लोग को क्या लिखना है वो यहाँ पर देखिए, बाल तनाव परामर्श बच्चों को उनके तनाव को समझने और प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक उपकरण और कौशल प्रदान करता है। विशेष उपायों के माध्यम से बच्चों को तनावमुक्त, आत्मविश्वासी और खुशहाल जीवन जीने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ परिवार, शिक्षक और परामर्शदाता मिलकर बच्चों की मानसिक और भावनात्मक भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी निष्कर्ष के तौर पर आप क्वेश्चन को देखिए और उसी तरीके से सारा कुछ अपने से भी लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महिलाओं के तनाव परामर्श में किन विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। यानी महिलाओं के अंदर जो तनाव उत्पन्न होते हैं तो परामर्श यानी उनके अंदर जो भी काउंसलिंग की जाती है महिलाओं के अंदर, तो विशेष रूप से किन पर ध्यान दिया जाता है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ फोकस करना होगा कि महिलाओं के अंदर तनाव किस कारण से आते हैं, क्या रीज़न है। तो सबसे पहले आप, अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप महिलाओं के अंदर जो रीज़न है, जो कारण है तनाव उत्पन्न होने का, आप उसे लिखिएगा, फिर उसके उपाय लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला रीज़न क्या है, कार्य जीवन संतुलन, यानी नौकरी और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने का तनाव। कैरियर में उन्नति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का टकराव, यानी नौकरी से रिलेटेड चीज़ें या फिर कुछ जो घर की जिम्मेदारियां हैं उन सभी चीज़ों में संतुलन बनाए रखने का, ये सारी चीज़ों में और पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियां इसमें टकराव आता है, इससे भी उनके माइंड में यानी महिलाओं के माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, परिवार और संबंधों से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि पति पत्नी के बीच कम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, बॉन्डिंग नहीं बन रही है, बच्चों की परवरिश से संबंधित दबाव, ससुराल और रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हो रहा है, तो इस कारण से भी क्या होती है, महिलाओं के अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होती है। इसके अलावा मातृत्व और मातृत्व से जुड़े तनाव, यानी इसको आप अपने से भी पॉइंट्स बना दीजिएगा अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल वे में दी गई है कि गर्भ व्यवस्था और प्रसव के दौरान मानसिक और शारीरिक तनाव, या फिर बच्चों की देखभाल और पालन पोषण से जुड़ी चिंताएं, या फिर परफेक्ट माँ बनने की सामाजिक दबाव। यानी अगर गर्भवती हो जाती महिलाएं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्रेस उत्पन्न होता है, किस तरीके से बच्चा होगा वगैरह वगैरह, या फिर बच्चे अगर हो जाते हैं तो बच्चे का पालन देखभाल किस तरीके से किया जाए, और साथ ही साथ परफेक्ट माँ बनने के भी ये सामाजिक दबाव भी उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, यौनिकता और यौन स्वास्थ्य, यानी इसमें यौन समस्याएं या फिर यौन उत्पीड़न के कारण भी उत्पन्न होती है महिलाओं में तनाव। साथ ही मासिक धर्म, प्रजनन समस्याएं और रोजी निवृत्ति या फिर मासिक दबाव, यानी ये महिलाएं समझ जाएंगी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी समस्याएं होती है तो उसके कारण भी तनाव उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा सामाजिक अपेक्षाएं और दबाव, यानी समाज क्या करता है, महिलाओं के प्रति अपेक्षा करती है, जैसे कि महिलाएं सुंदर होनी चाहिए, सामाजिक अपेक्षा है। हालांकि अगर देखा जाए समाज का परिवेश अगर उस तरीके से नहीं होता तो महिलाओं के अंदर ये स्ट्रेस महसूस ही नहीं होता, ठीक है। शारीरिक छवि कहने का मतलब है बॉडी किस तरीके से होनी चाहिए, सामाजिक मानकों से संबंधित तनाव, यानी समाज से रिलेटेड जो भी तनाव है उसके कारण भी क्या होता है, महिलाओं के अंदर में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। इसके अलावा परंपराओं और सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करने के दबाव, और जो भी सामाजिक अपेक्षा रखती है, समाज महिलाओं से अपेक्षा रखती है उसका पालन करना, वो भी ज़बरदस्ती, जिस कारण से भी स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार, ये भी सबसे मुख्य कारण है। शारीरिक, मानसिक या फिर भावनात्मक दुर्व्यवहार,
इन सभी चीज़ों का अगर सामना वह करती है तो महिला तनाव में उत्पन्न हो जाती है। इनसे बाहर निकलने और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में वह तनाव महसूस करती है। साथ ही साथ आर्थिक स्वतंत्रता और असुरक्षा, यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का तनाव। बहुत सारे महिलाएं क्या है, अभी देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। वित्तीय असुरक्षा या फिर नौकरी छूटने का भी डर होता है। इस कारण से भी महिलाओं के अंदर में स्ट्रेस यानी तनाव उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा देखिए 8 नंबर, स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं, यानी हेल्थ से रिलेटेड भी चिंताएं तनाव में डालती है, जैसे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि डिप्रेशन, चिंता और जो भी प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं महिलाएं तनाव उत्पन्न होती है। आगे देखिए 9 नंबर, व्यक्तिगत पहचान और आत्मसम्मान, ये भी मुख्य कारण है। अपनी पहचान, इच्छाओं और सपनों को खोजने का संघर्ष, आत्मसम्मान और आत्ममूल्य में कमी के कारण भी महिलाएं तनाव में उत्पन्न होती है। इसके अलावा 10 नंबर, सामाजिक असमानता और भेदभाव। भाई इसका मतलब क्या है, जैसे कि समाज में उसको डिफरेंस के तौर पर देखा जाता है, एक निचले स्तर पर देखा जाता है, ठीक है, भेदभाव किया जाता है। इस कारण से भी जैसे कि लिंग भेदभाव, असमान अवसर के कारण तनाव, ठीक है, कार्यस्थल पर भेदभाव, जहाँ वो काम करती है वहाँ पर अगर उसको भेदभाव हो रहा है, असमानता का सामना उसको करना पड़ रहा है, बराबर दर्जा नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो इस कारण से भी उनके माइंड में स्ट्रेस यानी तनाव उत्पन्न होते हैं। अब महिलाओं के तनाव के लिए जो परामर्श दिए जाते हैं उसमें कौन कौन से विशेष उपाय हैं वो देखिए। सबसे पहला, सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करना। सबसे पहला क्या है कि भाई महिलाओं को अपनी भावनाएं और समस्याएं खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। जहाँ भी महिलाएं रहती है वहाँ का वातावरण इस तरीके से होना चाहिए कि महिलाएं अपनी भावनाओं को, अपने चीज़ों को व्यक्त कर सके, किसी को बता सके। सहानुभूतिपूर्ण और गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमेशा महिलाओं को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, सहानुभूति रखनी चाहिए उसके प्रति। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर सकारात्मक सोच और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही साथ आत्ममूल्य और आत्मसम्मान को भी बढ़ाने के लिए गतिविधियां सुझाना चाहिए। उसको आत्मसम्मान कैसे मिले, किस डायरेक्शन में वो जाए, वो सारी प्रक्रिया उनको बताना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी छोटे बड़े उपलब्धियाँ वो हासिल करते हैं उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन तकनीक सिखाना चाहिए। जैसे उनके माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, महिलाओं के माइंड में ऑलरेडी स्ट्रेस उत्पन्न हो ही जाना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक तौर पर एक परिवार को संभालती है। तो इसलिए हमेशा तनाव को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रबंध किया जाए, इन सभी तकनीक को सिखाना चाहिए, जैसे कि योग और गहरी सांस लेना और भी बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी है, उन सभी चीज़ों को बताना चाहिए। समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करने की कौशल, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। साथ ही साथ 4 नंबर, समस्या समाधान कौशल विकसित करना। समस्या का समाधान करने का उनको कौशल भी बताना चाहिए। जैसे महिलाओं को उनके तनाव के मूल कारणों की पहचान करनी चाहिए और समाधान में सहायता करनी चाहिए कि आखिर उनके अंदर में कौन सी समस्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए। व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यवहारिक सुझाव भी दिया जाना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका 5 नंबर, सामाजिक समर्थन नेटवर्क बनाना। अब ये क्या है, देखिए इसमें परिवार, दोस्त और महिला समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महिला सहायता समूह में भागीदारी होना चाहिए। कहने का मतलब है सामाजिक तौर पर, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या कोई भी समूह हो, महिलाओं को एक ऐसा संबंध बनाकर रहना चाहिए, एक कनेक्टिंग बॉन्डिंग बनाकर रहना चाहिए कि जिससे कहीं ना कहीं उस चीज़ में, उस माहौल में उनको पॉजिटिविटी थिंकिंग उत्पन्न हो, उसमें तनाव उत्पन्न नहीं हो। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपका 6वां नंबर, परिवेश सहायता और कानूनी समर्थन। घरेलू हिंसा या फिर दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी और सामाजिक सहायता प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। यानी जो भी घरेलू हिंसा है या फिर उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है उसका सामना करने वाली महिलाओं को कानून की तरफ से भी, ठीक है, और सामाजिक यानी समाज के तौर से भी उनको मदद मिलनी चाहिए। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी मनोचिकित्सक या फिर जो काउंसलर हैं, काउंसलिंग करने वाले हैं, परामर्शदाता, उनका भी परामर्श मिलना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका ये लास्ट है, आर्थिक और करियर मार्गदर्शन। यानी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक कौशल सिखाना चाहिए। करियर प्लानिंग और नौकरी के अवसरों के लिए मार्गदर्शन बताना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच और व्यायाम को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको हमेशा जांच वगैरह करवानी चाहिए। अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, कुछ बीमारी ही है, तो वो बीमारी को लेकर अगर स्ट्रेस में है तो उसकी जांच करवानी चाहिए और रेगुलर उनको व्यायाम में इन्वॉल्व होना चाहिए। साथ ही साथ पोषण और जीवन शैली सुधार में सुझाव भी होना चाहिए। यानी जो भी उनका दिनचर्या है उसमें बदलाव करना चाहिए और साथ ही साथ जो भी वो खाने में ले रहे हैं, आहार ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, उसमें भी बदलाव या फिर सुधार करनी चाहिए। अब आते हैं निष्कर्ष के तौर पर आप खुद से लिख लीजिएगा, चाहे आप बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, आप खुद से लिख लीजिएगा। आखिर लड़कियों को क्या चाहिए, उनके लिए क्या होना चाहिए,
यहाँ आप अपने में शॉर्ट में लिख दीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, दंपति तनाव परामर्श में सामान्य रूप से किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया जाता है। दंपति कहने का मतलब है कपल। अब कपल में शादीशुदा कपल भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं शादीशुदा कपल को ही लेकर यहाँ पर बताऊँगा, बाकी आपके माइंड में पता नहीं कौन सा कपल है, वो आप अपने माइंड में रखिए। तो यहाँ पर दंपति तनाव परामर्श में सामान्य रूप से किस प्रकार की समस्याओं का सामना होता है वो देखते हैं। तो दंपति तनाव परामर्श का उद्देश्य पति पत्नी या जीवन साथियों के बीच संबंधों में उत्पन्न तनाव और विवादों को हल करना है। यानी ये जो तनाव परामर्श है वह पति पत्नी या फिर जो भी जीवन साथी है उनके बीच में अगर संबंधों में किसी तरीके से तनाव उत्पन्न हो गया है, विवाद हो गया है, तो उनको हल करना ही ये परामर्श का काम है। इसमें संचार, विश्वास, संचार की जगह पर आप बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन लिख सकते हो, संबंध लिख सकते हो, ठीक है। संबंध, विश्वास और आपसी समझ को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दंपतियों को सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए क्या क्या सामना इनको करना पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, संचार की कमी। संचार कहने का मतलब है आपस में जो संबंध होते हैं, ठीक है, जो भी संबंध होते हैं उसमें कमी होता है। जैसे पति पत्नी के बीच खुलकर बात ना करना, या फिर भावनाओं और विचारों को सही तरीके से व्यक्त करने में असमर्थ होना, सुनने और समझने की कमी होना, ये सभी चीज़ों में अगर कमी आएगी तो ये समस्या होगी, ठीक है, दंपत्ति में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विश्वास और वफादारी से जुड़ी समस्याएं। यानी एक साथी का दूसरे पर अविश्वास होना, क्योंकि देखिए पति पत्नी जहाँ भी है और आपके जोड़े में या फिर आपके पारिवारिक जीवन में अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है तो ट्रस्ट बहुत बड़ा पावरफुल चीज़ है। अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे आपस में तो फिर समझिए कि तनाव उत्पन्न होना ही है, यहाँ तक कि रिश्तों में भी दरार आ सकती है। बेवफाई या धोखा का कारण भी तनाव होता है। पुरानी गलतियों को माफ़ ना कर पाना, ठीक है, ये जिस कारण से तनाव उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय समस्या यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। धन के उपयोग को लेकर असहमति, वित्तीय असुरक्षा या फिर कर्ज का तनाव, या फिर इसके अलावा आय और खर्चों को प्रबंधित करने में असफलता, यानी पैसे कौड़ी से रिलेटेड भी समस्याएं क्या होती है, दंपतियों के लिए तनाव उत्पन्न करती है। इसके अलावा जो घरेलू जिम्मेदारियां होती है इस कारण से भी तनाव उत्पन्न होती है, जैसे कि घर के कामों और जिम्मेदारियों को लेकर विवाद, एक साथी पर अत्यधिक जिम्मेदारी डाल देना, बच्चों की परवरिश और देखभाल में असंतुलन, इस कारण से भी या इस समस्या से भी तनाव उत्पन्न होती है। इसके अलावा यौन समस्याएं, यानी एक पति पत्नी के बीच में अगर रिश्ता खराब हो सकता है तो वो यौन समस्याओं के कारण भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आप अपने से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा छठवां नंबर देखिए, ससुराल और रिश्तेदार से जुड़ी समस्याएं। ससुराल में आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है, ठीक है, या किसी तरीके से परिवार में दबाव या फिर वाद विवाद में अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छा नहीं बन रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं आप अपने से भी बनाकर लिख दीजिएगा, तो इनके कारण भी तनाव उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा देखिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं, यानी इसमें क्या होता है, एक साथी की मानसिक या फिर शारीरिक बीमारी से उत्पन्न तनाव, यानी अगर किसी एक साथी का मानसिक या फिर शारीरिक प्रॉब्लम है उसके बॉडी में तो इस कारण से भी तनाव उत्पन्न होते हैं। स्वस्थ समस्याओं को समझने और समर्थन देने की कमी, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर, अतीत से जुड़ी समस्याएं। पिछले संबंधों का प्रभाव, यानी पति पत्नी है, समझ लीजिए ध्यान से। अब पता चला कि पत्नी का पहले किसी से चक्कर था, अब इस कारण से पति को पता चल गया, अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, पत्नी को पिछले जो भी चीज़ है, समस्याएं हैं, उसको बताकर यहाँ पर दरार पैदा हो रही है रिश्ता में, तो इस कारण से भी तनाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। पुरानी घटनाओं को लेकर विवाद करना या फिर माफ़ करना या भूलने की असमर्थता वगैरह जो चीज़ें हैं इसके कारण भी होती है समस्याएं। इसके अलावा देखिए बच्चों से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि बच्चों की परवरिश और शिक्षा को लेकर असहमति, बच्चे ना होना, इसका भी तनाव, ठीक है, यानी बच्चे जन्म ना होना, बच्चों के भविष्य की चिंताएं, ये भी समस्याएं तनाव उत्पन्न करती है एक दंपति के संबंध में। 10 नंबर देखिए, समय की कमी, यानी एक दूसरे के साथ समय ना बिताना, ठीक है, और अलग रहना हमेशा, व्यस्त दिनचर्या के कारण संबंधों में दूरी, एक साथी का दूसरे के साथ प्राथमिकता ना देना, रिस्पेक्ट ना देना, ये भी रीज़न है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दंपति तनाव परामर्श के समाधान। अब यहाँ पर आपको पॉइंट्स कैसे बनाना है, जो भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स थे, टोटल 7 थे, इनको क्या करना है, पॉजिटिव वे में लिख देना है। इसी पॉइंट्स को याद करने का सबसे बेटर तरीका है, जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका, ससुराल और रिश्तेदारों से जुड़ी समस्याएं, तो वहाँ पर समाधान में क्या लिखिएगा, ससुराल और रिश्तेदारों में अच्छे संबंध स्थापित होना,
और नीचे आप कुछ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हमने नेगेटिविटी ली, जिस कारण से इनके माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ। अब वहाँ पर पॉजिटिविटी रखेंगे इसको, तो वो उपाय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 5-6 पॉइंट्स लिख दीजिएगा और लास्ट में एक पॉइंट बना दीजिएगा, पेशेवर की मदद लेना। अगर तनाव ठीक नहीं हो रहा है तो पेशेवर की मदद लेनी चाहिए, काउंसलर से काउंसलिंग करवानी चाहिए। अब निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या लिखेंगे, दंपत्ति तनाव परामर्श का उद्देश्य जीवन साथियों के बीच बेहतर समझ, संवाद और सामंजस्य स्थापित करना है। इससे दंपतियों को अपने रिश्ते में स्थिरता और खुशी प्राप्त करने में मदद मिलती है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो चीज़ कट हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन पर ही फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या आपका, परिवार में समायोजन से संबंधित तनाव से निपटने के लिए परामर्श की कौन सी तकनीकें प्रभावी हो सकती है। यानी परिवार में समायोजन से संबंधित जो तनाव होते हैं, यानी आपसी परिवार में समायोजन नहीं बन पाता है। समायोजन का मतलब होता है परिवार में कहीं ना कहीं लोगों में क्या होता है, अनबन रहता है, बहुत सारी समस्याएं होती है परिवार में, जिस कारण से क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। इसके निपटने के लिए परामर्श की कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रभावी होगी, वो देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, परिवार में समायोजन से संबंधित तनाव को प्रबंधित करने के लिए परामर्श की कई प्रभावी तकनीकें हैं। ये तकनीकें पारिवारिक सदस्यों के बीच संवाद, आपसी समझ और सामंजस्य को बढ़ाने पर केंद्रित होती है। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देंगे, परिवार समायोजन तनाव के लिए प्रभावी परामर्श तकनीक क्या है। यानी काउंसलर क्या बताते हैं कि एक परिवार में समायोजन के तनाव से दूर करने के लिए क्या क्या उपाय है। पहला देखिए, परिवार के सदस्यों को अपनी भावनाएं और विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी इसमें क्या है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। उसको दबाना ये गलत बात है, ये चीज़ उनको बताना चाहिए, ठीक है। परिवार में अगर आपस में मिलजुल कर सारी समस्याएं हल करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सामंजस्य जो तनाव है, समायोजन जो तनाव है परिवार का, वो खत्म होगा। अब इसमें जैसे कि परिवार में आपस में क्या होता है, जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे की बात को अच्छे तरीके से सुनते नहीं हैं, तो सक्रिय सुनने की आदत डालना, आलोचना के बजाय सहानुभूति और प्रशंसा का उपयोग करना। अब किसी की आलोचना करते हो यानी शिकायत करते हो, तो उसके जगह पर आपको सहानुभूति करना है और उसकी प्रशंसा करना है, ठीक है। अब इससे लाभ क्या होगा, इससे गलतफहमियां कम होती है और भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर, प्रत्येक सदस्य की भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। यानी हर सदस्य की अपनी अपनी भूमिका होती है परिवार में, तो उसकी जो भी जिम्मेदारियां है उसको बताना, ठीक है, कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। घरेलू कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना। जो भी घर के काम है और उसमें जो भी प्रक्रिया, उसमें भागीदारी होना सारे परिवार की। ये नहीं कि एक ही दो सदस्य है जो सारा कुछ पूरे परिवार को संभाल रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, सभी चीज़ों में भागीदारी सभी को होना, ठीक है। इससे लाभ क्या होगा, यह तनाव को कम करता है और असंतुलन को दूर करता है। तीसरे पॉइंट्स पर देखिए, समस्याओं की पहचान और उनके संभावित संसाधनों पर चर्चा करना। यानी जो भी समस्या है परिवार में, अगर किसी तरीके से कुछ भी समस्या हो गई है, उसकी पहचान करना, साथ ही साथ उसमें जो भी समाधान होंगे, इस समस्या को दूर करने के लिए जो भी हल होंगे, उस पर आपस में चर्चा करना, ठीक है। निर्णय लेने में सभी सदस्य शामिल होने चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, परिवार के सदस्यों को टीम के रूप में काम करने और सामूहिक समाधान खोजने में मदद मिलती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 4th नंबर, सभी सदस्यों के लिए सम्मानजनक व्यवहार और सीमाओं का निर्धारण। सभी सदस्यों के लिए क्या है, यहाँ पर सम्मानजनक व्यवहार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ अपमानजनक हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए। बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखनी चाहिए, बात करनी चाहिए, कुछ सीमा होनी चाहिए, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, छोटों को किस तरीके से बड़ों के साथ आदर सम्मान करना चाहिए, सीमा निर्धारण होनी चाहिए। अनुशासन के लिए एक समान नियम लागू होनी चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, यह टकराव को कम करता है और परिवार में शांति बनाए रखता है। 5 नंबर देखिए, परिवार के साथ खेल, योग या अन्य विश्राम गतिविधियों में भाग लेना। अगर पारिवारिक तौर पर अगर कुछ गतिविधियां भी अगर की जाए तो उससे भी क्या होता है लाभ, यह परिवार के सभी सदस्यों को शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। आगे देखिए 6वां नंबर, परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सम्मान करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे कथन स्टेटमेंट है जैसे कि मैं, कथनों का उपयोग करना, जैसे मुझे ऐसा लगता है, समझ रहे हो ना। जैसे आपको अगर कुछ बोलना है, किसी की गलतियों को अगर बताना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, यहाँ होनी चाहिए। और इसके जगह पर आप ये बोलोगे अरे ये गलत कर रहे हो तुम, ये नहीं होगा, तो दोनों शब्द में बहुत अंतर होता है। तो जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसको सही तरीके से व्यक्त करना। इससे लाभ क्या होगा, यह भावनात्मक दूरी को कम करता है और रिश्तों को मजबूत करता है। 7 नंबर देखिए क्या आपका, नियमित रूप से पारिवारिक गतिविधियों जैसे कि खेल, यात्रा, ये चीज़ तो हमने बता दिया, ठीक है।
आगे देखिए 8 नंबर, संघर्ष के दौरान शांत और तर्क संगत रहना। कहने का मतलब है समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त समय और स्थान चुनना। कहने का मतलब है जैसे किसी तरीके से कुछ झगड़ा हो गया, उस झगड़े में आपको धैर्य बनाकर रहना है, ठीक है, संयम बनाना है। किसी तरीके से कुछ भी अगर संघर्ष हो, आपको शांति रखनी है। इससे क्या होता है, यह झगड़ों को सुलझाने और बेहतर समझ विकसित करने में मदद करता है। ओवरऑल अब यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखिएगा, परिवार में समायोजन से संबंधित तनाव को प्रबंधित करने के लिए संवाद, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देने वाली परामर्श तकनीकें अत्यंत प्रभावी होती है। इन उपायों से परिवार के सदस्यों के बीच समझ और सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जिससे संबंध मजबूत और तनाव मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए, लेकिन मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो करते नहीं हो हमें पता है, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।